रहे हैं। आपने देखा कि हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं और ब्रह्मांड में तो एलियंस भी होते हैं। आपने देखा कि यार पॉजिटिव 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 वरुण वाधवा एक बहुत स्पिरिचुअल वाइज क्यूट सा इंसान है जो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछता है, पर आज थोड़ा डार्क वरुण वाधवा दिखेगा क्योंकि आज हम थोड़ी डार्क बातें करेंगे। आज हम एक ऐसे इंटरनेट सेंसेशन से बात करेंगे जिन्होंने हिला रखा है इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारी डार्क बातें करते हुए। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड जेस्चर जो आपने मेरे को बुलाया और इतना धमाकेदार इंट्रोडक्शन दिया। Right. और इंट्रोडक्शन में करते करते खुद की तारीफ क्यूट भी कह दिया है विच यू आर। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो होपफुली आज कुछ वैल्यू ऐड करके जाएंगे लोगों के जीवन में, एंड दैट वुड बी द इंटेंशन। परफेक्ट। सो आई वांट टू टॉक अबाउट बहुत सारी चीजें, बट स्टार्ट करता हूं जो आप अभी जा रहे हैं ट्रिप पे। सो प्लीज बताइए नीम करौली बाबा के बारे में और कैंची धाम के बारे में। कैंची धाम, तो चलिए नीम करौली बाबा से शुरुआत, बहुत सही जगह से शुरुआत कर रहे हैं। डार्क बोल के हम थोड़ा ब्राइटनेस से शुरुआत कर रहे हैं। आई गेस कि एकदम उजाला देखोगे फिर डार्क देखोगे तो और मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए है तो काफी सारी चीजें। नीम करौली बाबा आज के समय पे हर कोई जानते हैं, थैंक्स टू फ्यू पीपल। नीम करौली बाबा का सबसे ज्यादा प्रमोशन इसलिए हो गया बिकॉज जब विराट कोहली ने कहा कि मुझे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पसंद है और मैं नीम करौली बाबा गया हूँ, तब से कहीं ना कहीं लोगों ने ज्यादा फॉलो करने लगा। अब नीम करौली बाबा की बात करें तो सबसे पहले पॉपुलर जो किया था वो था स्टीव जॉब्स ने। सो स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक हैं वो हमारे देश आए थे। हमारे देश में आने के बाद उस समय पे उन्होंने कोई बिजनेस बनाया नहीं था, तो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 दिन हमारे देश में थे। काफी सारे संतों से मिले, काफी बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिले, काफी लोगों से मिले, एंड टुवर्ड्स दिस जर्नी ही फाइनली रीच्ड हमारे कैंची धाम नीम करौली बाबा। एंड कहा जाता है कि वहीं से उन्हें आइडिया आया एप्पल बनाने का, जो दुनिया की आज सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है, टॉप 3 में हमेशा आती है। ओके, वाओ। सो उनको देखने के बाद क्या हुआ कि जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो उस समय पे आपको पता होगा, अगर आपने सोशल नेटवर्क मूवी देखी है जो फेसबुक के ऊपर है, मार्क जकरबर्ग, तो मार्क जकरबर्ग इनके डेथ बेड के समय जब आ रहे थे, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई, तो उस समय पे मार्क जकरबर्ग के ऊपर केसेस चल रहे थे जो फेसबुक की लीगैलिटी को लेकर। राइट। तो मार्क जकरबर्ग परेशान थे, बोले बड़े लीगल इश्यूज चल रहे हैं, क्या किया जाए बताइए। स्टीव जॉब्स ने बोला कुछ नहीं करो, भारत जाओ, नीम करौली बाबा के आश्रम होके आओ। तब तक उन्होंने समाधि ले ली थी। ठीक है, तो मार्क जकरबर्ग गए, स्ट्रेंजली इंडिया से वापस जब गए उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लग गई, उस चीज से निकल गए। बट दिस डजंट एंड ओवर हियर। द स्टार्टिंग पॉइंट वाज ऑलमोस्ट 1962 के आसपास। सो 1962 में एक ऑक्सफोर्ड से एक साइकोलॉजिस्ट आए थे हमारे देश में। सो क्या हो गया था कि वो जब यहाँ पर आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि उनके एक फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड ने बाबा को ज्वाइन कर लिया था एज अ डिसाइपल। तो वो एक फिरंगी इंसान भगवा वस्त्र पहन के हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय श्री राम करते थे। राइट। तो ये छुट्टी बनाना जाते थे और फिरंगियों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि भारत में आके देखा जाए क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। दे आर हिप्पी कल्चर से थोड़ा करेक्ट स्पिरिचुअल में। राइट। तो ये जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि क्या है। अब ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, इज नॉट जस्ट अ प्रोफेसर, इज अ साइकोलॉजिस्ट, एंड ये मेनली साइकेडेलिक्स पे काम करते थे, जैसे LSD हो गया, ड्रग्स हो गए, इन सारी चीजों पे वर्क करते थे। तो ये तो 62-65 की अगर हम बात करें तो उस समय पे तो इतना ज्यादा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं रहते थे। फ्लाइट्स इंटरनेशनल जरूर हो जाएंगी लेकिन बाकी चीजें होती नहीं थी। तो वो जब लैंड के इन इंडिया तो उनके मित्र आए थे, ऑब्वियसली कार्ट में जाने वाले थे वो, बिकॉज ऐसा कुछ कार वार की सुविधा नहीं थी। तो बोले कार्ट में चलेंगे, रात भर टांगा चलता रहेगा, तुम पीछे सो जाना, हम पहुंचेंगे वहां पे। इंटरेस्टिंगली क्या हो गया कि जब वो जा रहे थे वो ऊपर तारे को देख रहे थे, ये साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज उनकी माता जी रिसेंटली गुजर गई थी। तो तारे को देख के वो याद कर रहे थे कि मेरी माँ इनमें से ही कहीं पर होगी, एक बड़े दुख के उससे पीढ़ी से गुजर रहे थे। टांगा चलता है, आगे जाते हैं ये लोग, बढ़िया आराम से पहुंचते हैं। तो आश्रम पहुंचते बाबा के, बाबा तब ध्यान में है, तो सब डिसाइपल्स लोग बैठे हैं आसपास, तो सब शांति से बोले डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जैसे ही एंटर होते हैं उस कमरे में, बाबा उठते हैं अपनी जगह से और इनके माथे पे आके हाथ रखते हैं और बोलते हैं फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ सही जगह पर है। इनके पैरों तले जमीन उतर जाती है। ना इन्होंने ये बात इनके दोस्त को बताई जो उनके साथ था, दोस्त तो मिला भी नहीं बाबा जी से अभी तक, और ये बाबा जी डायरेक्ट इनके पास आके कैसे बोले। तो इनके लिए पहला चमत्कार तो यही हो गया। तो इनने लगा कि जो 3 दिन की छुट्टी बनाने आए वो अचानक से अब 10 दिन की हो जाती है यहाँ पे, कि भाई कुछ तो है यहाँ पे अलग है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि एक बार क्या हो गया कि बाबा जी सबको जब ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो जीवन में असली सुख
आपको मन की शांति जो बोलते हैं, देखिए आज सब लोग एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, मन की शांति। बहुतों के पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, सब है, पीस चाहिए। पीस चाहिए। राइट। तो वो बोले कि जो मन की शांति है ना, वो किसी दवाई से नहीं आ सकती। अब ये साइकोलॉजिस्ट है और LSD पे वर्क करते हैं। हाँ। उन ड्रग्स जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को सूद आउट कर देते हैं उसके लिए, तो इनसे तो ये हजम नहीं हुआ। हाँ। इन्होंने बोला कि बाबा इतने बोल रहे हैं, बाबा जी को टेस्ट कर लिया जाए। बाबा जी को ड्रग्स दें। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके पास कैप्सूल्स थे, जो पिल्स थे, एक्चुअली में बहुत एक्सट्रीम डिप्रेसिव केस में भी उस समय पे उसका आधा कैप्सूल दिया जाता है। ओके। बहुत एक्सट्रीम जो डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, उसमें आधा दिया जाता है। इन्होंने एक उधर रखा, ये तोड़ने वाला था, उससे पहले बाबा जी ने ले लिया। बाबा जी एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं। बाबा जी बोले दो, और क्या है। हाँ। 2 में इंसान मरने के कगार में हो सकता है, बाबा जी ने 3 ले लिए एंड कुछ भी नहीं हुआ, नशा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। ओके। बाबा जी बोले तुम पूरी बोतल भी दे दोगे तो कुछ नहीं होगा, एंड ही शॉक्ड कि ये कैसे। एंड दैट इज व्हेन उनको रियलाइज हुआ कि जो मेन मन की शांति है वो दवाइयों से, ये पिल से, ये दारू, चरस, गांजा, इन सारी चीजों से नहीं आ सकती। वो टेम्पररी रिलीफ देते हैं। जो एक्चुअल चीज आएगी, तो उन्होंने पूछा बाबा किस चीज से आएगी, तो बोले वो ध्यान से आएगी। मेडिटेशन, ध्यान और प्रभु को जब याद करोगे। उस दिन फाइनली जब उन्होंने लाइव देखा बाबा को इस तरफ से, वो उनके फैन हो गए एंड बाद में वो बने रामदास। बेसिकली ही इज दैट पर्सन जो सबसे ज्यादा हनुमान जी, कृष्ण जी, इन सबके कॉन्सर्ट्स और ये सारी चीजें हर जगह प्रचार प्रसार करते हैं, जो हनुमान चालीसा आजकल वायरल भी हो रही है। एग्जैक्टली। तो ये उनकी कहानी थी। लेकिन इस कहानी के आगे और पीछे भी देखेंगे, मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नीम करोली बाबा ऑल्दो विराट कोहली के कारण फेमस हुए हैं, लेकिन ये एक जो बोलते हैं ना, इनका ऑरा ये काफी समय से था। शुरुआत कुछ इस प्रकार से हुई थी कि जब ये बर्थ हुआ इनका 12-13 साल के वर्ष में, कहीं ना कहीं घर छोड़ा, इनको समझ में आ गया था, संत पुरुषों को समझ में आ जाता है कि वी आर टुवर्ड्स द वर्ल्ड, वी आर नॉट फॉर द वर्ल्डली थिंग्स, एनलाइटमेंट के लिए थे। तो ये जाते हैं और इनको सेल्फ आभास हो जाता है, एनलाइटमेंट हो जाता है, एंड ही इज अ वेरी बिग हनुमान भक्त। इनफैक्ट नीम करोली बाबा के जो चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि वो खुद हनुमान जी का दूसरा रूप है। सो एक बार क्या होता है, नीम करोली बाबा उस समय पे ये कैंची का आश्रम नहीं बना हुआ था। अगर आप कैंची धाम जाते हैं तो वहां से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स दूर पे एक छोटा सा मंदिर है। ओके। जो जिनको सही में मेडिटेशन करना है वहां पे करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत नीम करोली बाबा की कैंची के उस एरिया से नहीं, उस 5 किलोमीटर दूर की जगह से हुई थी। कैंची तो बाद में आया आश्रम से। वहां कोई नहीं जाता, बहुत रहे, खाली रहता है। इनफैक्ट वहां जाना चाहिए, वहां पर उनका और वाइब्रेशंस है। उन लोगों को पता नहीं है बेसिकली। पता नहीं है। तो अगले बार मैं कहूंगा कि आप लोग जाइए, आप नीम करोली बाबा जा रहे हैं, 5 किलोमीटर अवे है, कि पता करेंगे, थोड़ा गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगी वो जगह। जाइए, आप जा रहे हैं? मोस्ट लाइकली आई एम गोइंग। ग्रेट, ओके। सो अब फॉर मेडिटेशन ओनली, थोड़ा टाइम मेडिटेट करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि उसके थोड़े आगे एक और गुफा थी, ठीक है, गाँव थे आसपास। राइट। सबको पता चल गया था कि कोई एक तेजस्वी बाबा है इधर, तो इनकी कुछ तो बात है। तो बाबा ने एक चीज पूरे गांव को बता दी थी कि बॉस मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, प्लीज कोई आना मत। मैं हो सकता है मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं कब आऊंगा, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, मेरे को नहीं पता। मैं डिस्टर्ब करने मत आना, क्योंकि तुम लोग जो होगा वो तुम देख नहीं पाओगे, ठीक है। बोल के गए थे? हाँ, ये बोल के गए थे। वाह। तो एक गोपाल करके एक व्यक्ति था। अब चुल होती है, यंग ब्लड को तो चुल होती है। तो बोले ऐसे कैसे, वो चले गए उस गुफा में, और गुफा में देखने के बाद वो बेहोश होता है, उसका सर टकराता है और वो एक्चुअली मर जाता है। अरे क्यों हुआ है? क्योंकि वो देखता है, जब गोपाल देखता है अंदर घुस के, तो नीम करोली बाबा हवा में है, ध्यान कर रहे हैं, और उनके पूरी बॉडी पे सांप अटके हैं, सांप, सर्प। वो डस भी रहे, उनको कोई असर नहीं हो रहा। तो गांव में खबर फैलती है, जैसे तैसे उनकी बॉडी लाई जाती है, और बाबा तक भी किसी तरह से ये खबर पहुंचाई जाती है, उनका ध्यान भंग करके, ठीक है। तो बाबा बोलते हैं कि यार बोला था मैंने, बट ठीक है, बाबा का दिल अलग होता है। देखिए, संत पुरुषों की खास बात ये होती है, ये आपके दुख खुद हर लेते हैं। तो ये जाते हैं, उसके माथे पे सर रखते हैं, वो जीवित हो जाता है। दिस इज, आप वहाँ के गांव वालों से पूछेंगे, ये कहानी आज भी उधर प्रचलित है। वाह। और वहां से सब मानने लग गए कि हनुमान जी के, क्योंकि चिरंजीवी ही ऐसा कुछ कर सकता है, इस तरह के मरे हुए को जिंदा करना। तो सब फिर धीरे धीरे करके आश्रम बना। हाँ। लेकिन इनके किस्से यहाँ खत्म नहीं होते। इफ यू अलाउ, मैं 2-3 और बताता हूँ जो लोगों को पता नहीं है। बताइए प्लीज। तो अब बाबा जी बिल्कुल बढ़िया हो गए सब है। अब आसपास के भी जितने गांव वाले लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि हम बाबा जी का थोड़ा दर्शन करें, ये करें। तो और बाबा जी को
घूमने का भी शौक था और साथ में उनको शौक था कि तीर्थ यात्रा करें, अच्छी चीजें करें। तो उनका एक बहुत बड़ा भक्त है जो उनको 7-8 साल से बिल्कुल अच्छे तरीके से सारी सेवा करता है। वो बड़े खुशी खुशी आया, बाबा जी कार का प्रबंध हो गया है, एक गाड़ी एम्बेसडर, अब हम चलेंगे प्रयागराज। ओके, वहां से प्रयागराज। ठीक है। तो किस लिए? कि तीर्थ करने के लिए। बाबा जी बोले ठीक है, शॉल ओढ़ी उनने, बैठ गए गाड़ी में। ठीक है, अब बाबा जी ने पहले इनडायरेक्टली वार्न किया था कि भाई पहाड़ी एरिया है, ऐसे रास्ते से जाना नहीं चाहिए इस तरह गाड़ी से, बट माने नहीं। अब सीन क्या होता है कि जब ये जा रहे हैं, हाँ, तो पहाड़ी इलाकों में आपने देखोगे इस तरफ भी घाई, बीच में पतला सड़क, हाँ, और उत्तराखंड के ड्राइवर्स आपको पता ही है। हाँ, बस 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 तो वही वाली चीज एम्बेसडर पे भी चल रही है। ठीक है। अब सीन ऐसा हो गया कि उधर ही एक समय पे सामने वाले का स्टीयरिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, बाबा जी बैठे हैं, हाँ, 3 जन और बैठे हैं, ड्राइवर है। ठीक है, और वो इस तरफ की जो घाई और इसके नीचे पानी है पूरा, ये इस तरफ ऑलमोस्ट हो गया है, ये गिर ही रहा है, गिरने ही वाला है, मतलब सबने एज्यूम कर लिया कि आज हमारी मृत्यु है। राइट। ठीक है, बाबा जी निश्चिंत बैठे हैं, अचानक से जोर का हवा का झोंका इधर से आता है और गाड़ी वापस लेन पे आ जाती है, नीम करोली बाबा के साथ ये सारे लोग भी। वाओ। फिर उसके बाद जैसे ये एक हुआ, मतलब इस तरह चमत्कार तो अगर मैं बात करूं नीम करोली बाबा जी के, तो वो इतने अनगिनत है। अगर आप आसपास के गांव वालों से पूछते हैं, क्योंकि इनके गांव वाले मन के साफ है, वो एक्चुअल नीम करोली बाबा को जानते हैं। ये देखिए, नीम करोली बाबा को असली जानने वाले उधर के आसपास के गांव वाले, उत्तराखंड के गांव में रहने वाले हैं, ये सारे लोग हैं। हम लोग नीम करोली बाबा को इस लेंस से देख रहे हैं कि भैया भीड़ उधर हो गई है इतनी, क्यों? क्योंकि सबको सेल्फी खींचनी है, एक वायरल ट्रेंड है कि आई एम गोइंग फॉर नीम करोली बाबा, ये है। उनसे ज्यादा बेटर है आप उधर के गांव वालों से जब बात करेंगे तब आपको ज्यादा इस चीज का एहसास होगा। 1-2 और किस्से में बताता हूँ नीम करोली बाबा के, जो दिमाग हिला देंगे लोगों के। ठीक है, बताइए। तो एक बार क्या होता है, बाबा ऐसे चलते रहते हैं, तो एक फैमिली रहती है, हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो बहुत समय से बाबा को बोल रहे थे, बाबा आप हमारे घर पे आके रुकिए ना, हमको सेवा करने का एक अवसर दीजिए, एक दिन रुकिए। अब संत पुरुषों को क्या होता है, दे हैव वेरियस रिस्ट्रिक्शंस खाने का, ये तो इन्होंने, ये इतने बड़े डिसाइपल थे, इन्होंने पूरे घर को ही आश्रम जैसा कर दिया था ताकि बाबा के लिए एक्सेप्टेबल हो जाए। एक दिन अचानक से आउट ऑफ द ब्लू बाबा संदेश भेजते कि मैं आज रात को आके आपके इधर रुकूंगा। बाबा आते हैं, इस बार दूसरी कंबल लेके आए, बढ़िया आए और लेट गए। उनके लिए कुटिया बनाई गई थी, ये था खाने के लिए, उनको बोला गया, हल्का सा खाया उन्होंने, लेट गए। राइट। रात को 1 बजे से अचानक से बाबा के कमरे से आवाज आती है, बहुत चीखने की आवाज आती है। तो पति पत्नी उठ जाते हैं, बोले क्या हो गया? खिड़की से देखते हैं, डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, बाबा का प्राइवेट कमरा है। उधर जाके क्या देखते हैं कि भाई बाबा जी ना बहुत तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ओके, मतलब जैसे कोई उनको मार रहा है बहुत जोर जोर से। ओ कंबल ओढ़े हुए हैं लेकिन इधर उधर। अभी दुविधा किस चीज की, कि उठाए कि नहीं उठाए, क्या पता ये उनकी कोई सिद्धि होगी, क्या कोई ध्यान है, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या स्वप्न देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बाबा जी तो डिस्टर्ब नहीं किया। सुबह तो बोलते छोड़ देते, देखते हैं सुबह क्या होता है। सुबह बाबा जी उठते हैं, किवाड़ खुलता है, आते ही वो देखते हैं तो बाबा जी नॉर्मल दिख रहे हैं। कंबल लेते हैं और कंबल लड़के, मतलब जो हस्बैंड रहता है उसको पकड़ा देते हैं, उसको बोलते हैं जाके इसको कहीं नहीं रखना है, गंगा में जाके विसर्जित कर दो। ओके। जैसे ही वो व्यक्ति कंबल पकड़ता है, वो कंबल मान लो 40 किलो का लग रहा है, समझ में नहीं आता क्या है। और बाबा ने बोला तो खोल के मत देखना, सीधे गंगा में। ओके। जब गंगा में बहाते हैं तो अचानक से देखते हैं कि बहुत सारे ना मेटल तैर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब 1 हफ्ते बाद ना उनका बेटा घर आता है, उनका बेटा आर्मी में था। ठीक है, तो बेटा बोलता है पता है आपने पिताजी माताजी मैं मरते मरते, मुझे बोले क्या है? बोले हमें ट्रूप्स ने हर जगह से घेर दिया था और इतनी गोलीबारी हो रही थी, अचानक से कोई छवि आई जो एक चादर लेके आई थी और वो इस तरह से चादर घुमाई कि सारी गोलियां उसके अंदर आ गई। और तब इन दोनों को समझ में आया कि ये कोई और नहीं है, नीम करोली बाबा का चमत्कार था, और जो उनने बहाया था वो सारे बुलेट्स थे जो नीम करोली बाबा ने सारे हर लिए थे। मतलब आप सोचो, मतलब इतना ज्यादा मेरे हिसाब से आपको किसी भी पर्टिकुलर वीडियो या पॉडकास्ट में, चाहो तो मैं 2 और बताना चाहूंगा क्योंकि इसमें बात हो ही रही है। प्लीज क्योंकि अभी आई गेस समा बना है। बिल्कुल, तो ये और इंटरेस्टिंग है। सो सब जानते नीम करोली बाबा को,
बट किसी को ये नहीं पता था कि नीम करोली बाबा का शरीर एक जगह होकर भी दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है। ये अभी तक नहीं पता था, इस इंसिडेंट के बाद पता चलेगा। ठीक है। सो नीम करोली बाबा एक नाई के इधर जाते हैं जहाँ पर कि 2 जन बैठे हैं, शेव कर रहे हैं। तो वो जो नाई इनका थोड़ा सा दाढ़ी कर रहा है, बोले आज तू कर दे यार, थोड़ा दाढ़ी कर दे। तो थोड़ा स्ट्रेस लग रहा था। और यूजुअली नीम करोली बाबा उधर जाते नहीं, ऐसा था कि जैसे कुछ तो इंडिकेशन आया जिसके कारण वो उधर जाके आज चलते हैं। तो वो देख के बोले बड़े चिंतित लग रहे हो, क्या बात है? याद रखिए वो समय जहाँ ना मोबाइल है ना टेलीफोन है ना कुछ है। तो बोला यार बेटे को पड़ोस वाले गांव में भेजा था कुछ काम ढूंढने के लिए। राइट। वो उस समय पे बस से गया था। 1 महीना हो गया, आया नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। 1 महीना कुछ इस तरह हुआ है। तो बाबा बोलते हैं अच्छा। बाबा बस बोलते 1 सेकंड देना। वो चल के गए गेट के बाहर, इधर क्रीम लगा हुआ है, गेट के बाहर गए, फिर वापस आके बैठ गए, करवा लिया, चले गए। 2 दिन बाद बेटा घर आ जाता है। तो ये बोले कहाँ रह गया था भाई? तो बेटा बोलता है पिताजी आप बस में मेरे को भेजे थे, मैं गांव पहुंच गया था, वहां से जो आपने काम करने बोला था वो भी कर लिया था, लेकिन मेरा पैसा खत्म हो गया था। तो मेरे पास ना वापस आने के पैसे ही नहीं बचे थे। पता नहीं कोई एक कंबल में एक बाबा है, उन्होंने बोला कि देख तेरे पिताजी ने तेरे लिए पैसे भेजे हैं। वो दे के मैं जब तक उनसे कुछ पूछता वो गायब हो गए। हाँ। और उनके इधर ना कुछ क्रीम लगा हुआ था, शेप बना के उड़ गए थे। ये नीम करोली बाबा जस्ट बाहर, जबकि वो 2 सेकंड की बात थी, इतने में वो गए, सामने वाले को पैसा दिया, इतने में आ गए, बिकॉज दैट वाज एक्सटर्नल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी ट्रांस जो भी बोलते हैं, वो वाली चीज करी थी। और ये बोले अरे भाई साहब ये तो नेक्स्ट लेवल एक चीज हो चुकी है। हमने सबको बताया होगा। बिल्कुल कि इसी तरह तो इतनी ज्यादा मतलब लोगों को लग रहा है कि आप 2017-18 में जाते तो नीम करोली बाबा में एक समय पे आश्रम पे जो गेस्ट आते थे वो 15 से 20 लोग थे। अब इसमें 100x हो गया है, क्योंकि सेल्फी ये वो सीन क्या होता था कि उस समय पे लोग जाते थे एक्चुअल श्रद्धा भाव से। लिमिटेड लोग जानते थे, समझने जाते थे, शांति के लिए जाते थे, सुख समृद्धि के लिए जाते थे। पर अब इट इज अ ट्रेंड, टूरिस्ट स्पॉट बन गया। एग्जैक्टली। बट बहुत कम सीकर्स हैं जो जेन्युइन उस फीलिंग के साथ जा रहे हैं कि एक मन की शांति होगी, कि हम कुछ नहीं तो 10 मिनट भी अगर हम ध्यान उधर लगाएं तो हो सकता है बाबा की कृपा हो। पीपल नीम करोली बाबा जाते हैं विद अ सेल्फिश मोटिव। प्रॉब्लम आई तब अचानक से नीम करोली बाबा याद आ जाएंगे। ये तो है। अचानक से मतलब भगवान मेरे पास पैसा नहीं, मेरे को और पैसा करवाना, तो नीम करोली बाबा के पास चले जाएंगे। नीम करोली बाबा के पास इतनी सिद्धियां थी, सिद्ध पुरुष थे, उनको सारी सिद्धियां हासिल थी कि माना जाता था कि एक बार इनके पास एक समय में एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि गर्मी इतनी बढ़ गई है उस समय पे कि जब तक जल की वर्षा नहीं होगी, और इस बार मानसून लग नहीं रहा इतनी वर्षा होगी, तब तक हमारे खेत कैसे चलेंगे। बाबा ने बोला जल की वर्षा आज ही होगी, और उसी दिन वर्षा हो गई। आज कोई है ऐसा सिद्ध पुरुष? देखिए सिद्ध पुरुष हैं, हाँ, पर पता तभी लगेंगे जब वो नहीं। देखिए क्या हो गया कि लेट्स नॉट मैच मिरेकल्स विद सिद्ध पुरुष। ऑफ कोर्स ये नीम करोली बाबा जो ये चमत्कार ये दिखाने के लिए नहीं करते थे। जैसे आपको इनकी मृत्यु के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है, सबको पता है नीम करोली बाबा जा रहे हैं वृंदावन। तो क्यों हुआ था, वो कैसे हुआ था? अच्छा, लोग क्वेश्चन उठाते इतने सिद्ध पुरुष थे तो बीमारी से कैसे भरे? तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला, सिद्ध पुरुष लोग रहते हैं आपके दुख हर लेते हैं, सारे प्रॉब्लम्स हर लेते हैं। तो उन्होंने इतने प्रॉब्लम्स हर लिए थे कि टुवर्ड्स दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो चीज निकल रही थी। लेकिन ये भी नहीं था, ये उनकी खुद की एक माया थी। वो दुनिया को ये मैसेज देके जाना चाहते थे कि रिस्पेक्टिव ऑफ दुनिया का आप सारा पावर सब कुछ भी आ जाओ, एट द एंड आपको ये शरीर छोड़ के जाना है, प्रकृति के साथ मिलना, प्रकृति के साथ मिलना है। राइट। ऑल्सो आई फील, जब मैंने ये समझा था और उनके बारे में जब पढ़ रहा था कि एनर्जी है, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर किसी सिद्ध पुरुष ने आपकी सारी दुख हर लिए, तो अगर वो डिसॉल्व नहीं करेंगे अपने साथ ही उनको, मतलब उनका बिल्कुल क्या कहते हैं उसको कि क्रियाक्रम नहीं कर देंगे, तो फिर वो रिलीज होगी एब्सोल्युटली। और ये उनको करना ही था। करेक्ट। जैसे आपने मेरे को बताया आप थोड़े कृष्ण जी के फिलोसफीज को मानते हैं, तो मैं कृष्ण भक्त की एक कहानी बताता हूँ जो आपने भी नहीं सुनी होगी। प्लीज बताइए। है ना, अगर लोगों को पसंद आए तो वो लाइक के थ्रू वो बता सकते हैं जय श्री कृष्ण बोल के। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। राम तीर्थ जी के बारे में सुना है कभी? नहीं सुना होगा, ठीक है, तो आपको बताते हैं। सो सीन ऐसा है कि लाहौर ये समय थोड़ा मतलब तब का है जब इंडिया और ये सब पार्टीशन से पहले, हाँ पार्टीशन के पहले, लाहौर में एक मैथ्स के ब्रिलियंट प्रोफेसर थे राम तीर्थ जी। ठीक है। तो ये इतने ब्रिलियंट थे कि इनका नाम, जब सोशल मीडिया भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, फोन वोन भी ज्यादा कुछ नहीं थे, तो इनका नाम
देश विदेशों में था, यूके यूएस सब लोग जानते थे, क्योंकि कोई भी आता था कहीं से सुनता था, यार मैथमेटिशियन हो तो ऐसा हो, है ना। मतलब आप समझ लो उस समय का वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग बिल्कुल बिल्कुल उस समय का आर्यभट्टा समझ लो आप, इस तरह के इतने। ओके। पर उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज था, वो अपने जो उनका यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी में दोपहर के 12:30 बजे जाते थे और उनको परमिशन मिली हुई थी। बोले बाकी सब 9 बजे आते हैं, इनको 12:30 के क्यों मिली हुई? क्योंकि यूनिवर्सिटी से इनका घर 40 मिनट का दूर था, पहला। दूसरा, ये कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो ये कृष्ण जी की मूर्ति सामने रखते थे, ब्रह्म मुहूर्त से उठते थे, नहा धो के फिर पूजा पाठ में लग जाते थे और कृष्ण जी के लिए भक्ति में लगे रहते थे। तो इनने परमिशन ली हुई थी कि देखिए मैं प्रोफेसर तो अच्छा हूँ, पर मैं भक्त ज्यादा भक्त ज्यादा अच्छा हूँ, आप मेरे को इतना परमिट कर लो क्योंकि मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। और वो देवर फाइन कि ठीक है आपका सेकंड हाफ से सेशंस रहेगा। राइट। अब इतने बड़े प्रोफेसर हैं, तो यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया मैथमेटिशियंस के लिए, जिसमें यूके यूएस अरब हर जगह के मैथमेटिशियंस आ रहे थे। ओके। जाहिर सी बात है स्टार परफॉर्मर कौन होगा? रामतीर्थ जी, तो शाहरुख खान है मैथ्स के, ठीक है। तो इनसे वाइस चांसलर ने बुलाया अपने कैबिन में, देखो यार रामतीर्थ आपको हम अलाउ करते हैं 12:30, बिल्कुल, कभी मना नहीं किया, बोले बिल्कुल, सैलरी टाइम से दे, बिल्कुल। आपसे एक दरखास्त है, ये कॉन्फ्रेंस है 6 दिन बाद है, इस दिन बस आप 10 बजे आ जाओ क्योंकि आप ओपनिंग स्पीकर हो। ओके। और रामतीर्थ जी ने ठीक है, एक दिन की बात है, क्या है यार, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना कुछ कर रही है यूनिवर्सिटी। बोले ठीक है, बोले आप आ जाना, आपसे शुरुआत करेंगे, उसके बाद फॉलो अप देखेंगे जो भी है। तो बोले ठीक है, क्योंकि सब आपको देखने आ रहे हैं, तो हम स्टार्टिंग में कुछ भी लगा दे वो सुनेंगे नहीं, आपको ही सुनने आ रहा है, ठीक है। वो एक जगह लिख भी लेते हैं ये डेट पे जाना है, ऐसा वैसा करके, तब तो वो गूगल कैलेंडर नहीं है ना, तो वैसे ही चल रहा है जैसे आप जाते हो पॉडकास्ट पे। हाँ बस, हाँ वही वैसे वैसे। बताइए। तो वो गए, अब वो दिन आ गया, उनने सुबह देख भी लिया, तो उनने मन में सोचा स्नान वान करके आज थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे फिर चल लेंगे। पूजा, कृष्ण जी की मूर्ति रखी हमेशा, पूजा पाठ शुरू किया, आँख खुली 12:30 बज गए। ओके। इस बार तो और लेट हो गया। 12:30 तक पहुंचना है, 40 मिनट तो पहुंचने में लगते हैं। अब तो 1 बजेगा। अब इनको डर नहीं, इनको गिल्ट होने लग गया कि हे प्रभु मैंने क्या कर दिया, मुझ पे इतना फेथ जगाया और मैं इस चीज पे लग गया। मतलब जैसे आँख खुली ना, उनको और कुछ नहीं दिखा, वो फटाफट चप्पल वप्पल पहनी अपनी, बैग उठाया जो भी है और निकल लिए। रास्ते में चलते चलते सोच रहे थे, बोले चलो अब तो क्या रेजिग्नेशन ही होगा, मतलब रेस्टिकेट कर देंगे। जब पहुंचते हैं गेट पे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। बोले यार इतना बड़ा बखाल हो गया कि वाइस चांसलर सीधे आ रहे हैं। वो जा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं वाइस चांसलर की तरफ, वो बढ़ रहे हैं वाइस चांसलर की तरफ, वाइस चांसलर उसके तरफ, वाइस चांसलर उनको हग कर लेते हैं। बोले मजा आ गया। ये सोच रहे हैं ये क्या हो गया, मजा कहाँ से आ गया? तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, तारीफ करे जा रहे हैं। तो बोले जाओ जाओ, डीन तुम्हारे लिए कुछ वेट कर रहे हैं। इनको लगा हो सकता है सरकाज़म जो बोलते हैं वैसा कुछ हो रहा होगा। डीन के कमरे में पहुंचते वो कुछ लिख रहा है। बोले अच्छा यही है मेरा रेजिग्नेशन, तो ये मेरे को इसलिए मजा आ गया कर रहे हैं। तो डीन उनको पकड़ाते हैं, ये पढ़ते हैं, प्रमोशन हो गया, सैलरी बढ़ गई। और डीन बोलता है लेकिन वो जो तुमने 10:30 बजे एग्जाम्पल दिया ना इक्वेशन का, वो बड़ा मजेदार था। ये सोच रहे हैं कैसे, और अचानक से ये फ्लैशबैक पे जाते हैं। ये फ्लैशबैक जाते हैं कि आज जब वो पूजा करके उठे तो सामने कृष्ण जी की मूर्ति नहीं थी। सो बेसिकली इट वाज कृष्णा हु वाज डूइंग एवरीथिंग ऑन हिज बिहाफ। पर अभी खत्म नहीं हुआ। 10 मिनट बाद वो वापस आते हैं, पेपर डीन को पकड़ाते, बोले क्या हो गया, और इंक्रीमेंट चाहिए? बोले नहीं ये मेरा रेजिग्नेशन है। बोले हैं? बोले पागल हो, तुमको और ज्यादा पैसा चाहिए, बढ़ा देते हैं। बोले नहीं, आप नहीं समझोगे, अगर कृष्ण मेरा ये सब कुछ देख सकते, 2 वक्त की रोटी तो वो खुद ही देख लेंगे। और वो छोड़ के जंगल चले जाते हैं इतने फेथ के साथ। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए हमारे पूरी दुनिया में, हमारे पूरे देश में हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअल रिलीजियस बोलते हैं। हम लोग सब कस्टमाइज्ड हैं, सिलेक्टिव हैं कि भाई ये 2 घंटे हम पूजा करेंगे, 1 घंटे ये, लेकिन क्योंकि बिजनेस भी करना है, जॉब भी करना है, कैपिटलिस्ट भी। हाँ, तो दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू स्पिरिचुअलिटी। बट ठीक है, कुछ नहीं से तो बेटर कुछ है। वो है। बट इन्होंने ये चीज समझ लिया कि अल्टीमेट स्पिरिचुअलिटी इज टू सरेंडर टू द गॉड। क्योंकि प्रैक्टिकल माइंड बहुत चीजें वो नहीं समझ सकता जो एक दूसरा माइंड समझ सकता है, जो अब इनको एहसास हुआ। तो ये जंगल गए, जंगल में पूजा पाठ अपना सब कुछ चल रहा है, कुटिया बनी है। अब जब कुटिया में कोई रहता है तो आसपास के गांव वालों की एक बहुत अच्छी फीलिंग रहती है इनके लिए। ऑब्वियसली जितने संत लोग रहते हैं तो गांव वाले अच्छे करते हैं। तो किसान था, किसान आके उनको हर दोपहर को खाना देता था। ठीक है, ऋषि मुनि है, देते हैं, दोपहर का रात का देता था। और हर बार खाना लेने के बाद ये बोलते थे धन्य हो श्री कृष्ण, धन्य हो गोपाल कृष्ण। तो एक दिन ये थोड़ा गुस्से में हो गया।
हाँ. हर बार मैं आपको खाना देता हूँ, हर बार मैं निवाला देता हूँ और आप थैंक यू कर देते हैं कृष्ण जी को। बोले अरे तुम तो जरिया हो, कृष्ण ही दे रहे हैं हमको ये सारी चीजें। बोले इसके दिमाग में प्लान आता है। बोले अच्छा। बोलते मैं कल नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्ण देख लेंगे। तो ये झाड़ियों में छुप के देखना चाहता है कि अब मैं देखता हूँ कृष्ण कैसे देते हैं, क्या होता है। ओके। तो पहले दिन दूर से देखता है, एक वृद्ध औरत आती है, वो ठकठकाती है, बुलाती है, स्वामी जी स्वामी जी आते हैं। वो बहुत बड़े कंटेनर में दूध देती है उनको। बोलते स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया कि हमारे गौशाला है, गायें उधर बहुत सारी हैं, कभी भी इतना दूध नहीं देती, आज इतना दूध दे दिया, आसपास के गांव वालों सबको बांट दिया तो भी बच गया। फिर याद आया कि आप इधर रहते तो आपको भी दे देते, थोड़े पुण्य कमा लेते। तो ये आप लीजिए। बोले अरे बिल्कुल बिल्कुल, कृष्ण जी के वो होते हैं गाय प्रिय, तो वो भी है। उसके बाद थोड़ा बच गया था तो इन्होंने बोला आप रख लीजिए ना कंटेनर रात को। ना, मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, मेरे कृष्ण देखेंगे शाम का भी। जाते जाते बोले अच्छा वो ठीक है, हमारा एक ना फलों का बागान भी, उधर भी फल भी अच्छे हो रहे हैं, आज शाम को मैं आपको फल देती हूँ। ठीक है। अब 3 दिन तक वो किसान छुप के देख रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाके दे रहे हैं। और इसे रियलाइज हो जाता है कि ये सृष्टि कैसे चल रही है। तीसरे दिन पाँव जाके पकड़ लेता है, प्रभु मुझे माफ करो। एंड देन रामतीर्थ जी इनके स्पिरिचुअल गुरु बनते हैं। ओके। तो आप खुद सोचो कि दुनिया में अगर आप रिसेप्टिव ओपन हो जाते हो तो कितनी सारी चीजें हो रही हैं। आई बिलीव सो विच हमको लगता है वो कोइंसिडेंस है। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन द वर्ल्ड। मास्टर योगी ने भी कहा है वो कुंग फू पांडा में। व्हाट यू फील, जैसे आपसे मैं ये बातें कर रहा हूँ और मैं खुद भी आई गेस इसी का एक पुतला हूँ। जब मेरे को बहुत बारी स्टेज पे ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत सोसाइटी की नॉर्म्स के देखूं तो मैं अभी इस एज में जो कर रहा हूँ मेरे को बहुत फैसिनेटिंग नहीं लगता, क्योंकि आई फील कि मेरा दिमाग अभी 90 की स्पीड से चल रहा है तो मैं अभी 20 की स्पीड से ही चल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें। बट बहुत बार ऐसा होता है कि आई फील कि मैं दिमाग 90 से चल रहा है, 20 की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, पर ये 130-40 की स्पीड से कौन भाग रहा है मेरे साथ, जो मेरे को वहां पहुंचा देता है। वो एलिमेंट पे आके मेरे को यही कहानियां ना हिट करती हैं कि तो यार पता है सबका यही आंसर है। आज जैसे इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए, अगर हम साइकोलॉजी को छोड़ के देखें लोग डिप्रेस होकर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उसका एक सिंपल सा रीजन है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि हर व्यक्ति ने आज के समय में जो भाग दौड़ की जिंदगी बन गई है वो अपने लिए एक प्लान बनाते हैं लाइफ का। हाँ। कि इतने साल तक मैं ये करूंगा, इतना XYZ मेरे को पैसा बनाना है, ऐसी लड़की या लड़के से मैं ब्याह करूंगा, 2 बच्चे करूंगा, एक पूरा प्लान, हर चीज का प्लान रहता है। राइट। और जरूरी नहीं आपके हर प्लान 100% पूरे होंगे, कोशिश बिल्कुल कीजिए। अब ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिनके जब 1 प्लान 2 प्लान 3 प्लान काम नहीं करते तो ये गिव अप कर जाते हैं। राइट। हमको ये समझना पड़ेगा कि आप जितने भी प्लान बना लेना, उसने आपके लिए मास्टर प्लान बनाया। राइट। तो आपके जब प्लान फेल हो रहे हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग अप सरेंडर अप। जब आप सरेंडर करेंगे तभी आप देखना कि मैक्सिमम बिलियनर्स, मैक्सिमम बड़ी कंपनियां अपने लोएस्ट पॉइंट पे थी जहां से वो बूमर रैंक करी और वो दुनिया के सबसे बड़े, और ये हर सक्सेसफुल, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि आपके जो लाइफ का मेन ट्रांजिशन आता है वो आपके लोएस्ट पॉइंट से आता है, कभी भी मीडियम में हाईएस्ट पॉइंट से नहीं आता। 100%। बोलने को नहीं बोल रहा, जब खाने को नहीं था तभी दिमाग चला कि लोगों के लिए कैसे खाना अरेंज करा जा सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज आप जब रॉक बॉटम पे हो और तब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि देखो आप या तो एक हायर ऑल्टीट्यूड जा सकते हो, लोअर एल्टीट्यूड। लोअर एल्टीट्यूड जब आप डिप्रेशन पे हो या फ्रस्ट्रेशन पे हो या लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो लोअर एल्टीट्यूड क्या होता है, आप LSD, दारू, चरस, गांजा, सुसाइड, राइट, ये सारी चीजें। दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है अपनी आत्महत्या करना। आप क्या पाप लेके जा रहे हो आपको भी नहीं पता है, कहाँ एंट्री मिलेगी। एग्जैक्टली, राइट। एंट्री मिलेगी वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये हो गया लोअर एंड। हायर ऑल्टीट्यूड होगा, आप ट्रांजिशन करोगे कि मैं अपने ऊपर फोकस करूंगा, चाहे वो हेल्थ हो क्योंकि फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरा मेंटल पीस हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे बहुत सारे। इसलिए ना मैं लास्ट काफ़ी समय से मुझे काफ़ी आश्रमों से इन्विटेशंस आते हैं। ओके। ड्यू टू द इन्फ्लुएंसर स्टेटस ऑब्वियसली, एंड लोगों को कुछ लगता है तो वो बुलाते हैं। तो इंडिया के तो एटलीस्ट जितने भी बेस्ट हैं, मेरे को कहीं ना कहीं आई एम ग्रेटफुल कि हैड एक्सेस टू 1-on-1 विद ओशो के मेन जो हैं अभी चल रहे हैं। अरे वाह। हाँ, वो हो गए। देन आप इस्कॉन में भी बोल रहे हैं, वहाँ पर भी हैं। अरे वाह। देन इस्कॉन में तो काफ़ी ज़्यादा प्रभुज होते हैं, बट हाँ वन ऑफ दोस्त से हमारा हुआ। सो व्हाट यू थिंक,
आप जा रहे हो, कृष्ण जी जा रहे हैं। that is That's the good thing. main thing, but because आपने हो सकता है कृष्ण जी मेरे को जरिया बना के बुलवा रहे हैं, पता है कैसे? या फिर साथ ही आपके, आपको नहीं पता। हाँ, क्योंकि इसके लिए तो मैं इंटरेस्टिंग, मैं अपना लाइव इवेंट बताता हूँ जो ब्लो अप करेगा। मेरा फोन बाहर है, लेकिन ठीक है, बाद में चाहिए तो आप फोटो वो डिस्प्ले इधर हाँ मेरे को भेज दीजिएगा, कर दूंगा। वैसे तो मैं आपको दिखाऊंगा, फोटो मत दिखाओ क्योंकि मैं उसको श्रद्धा के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, आप ब्लो अप हो जाओगे उस पर, ठीक है? बताइए प्लीज। तो आप सोचो, श्री श्री रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के, उनके तरफ से, उनकी टीम से आया था, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने गया था। ओह वाओ, उनसे इंटरेक्शन हुआ और मैं जब, तो मेरा प्लान क्या था, मेरे को बार बार वृंदावन से, इस्कॉन से बुलावा था और मेरा टाइम कहीं से मैच नहीं कर पा रहा था, कभी ये शेड्यूल कभी ये। तो जैसे तैसे करके बैठ ऐसा रहा था कि मैं बैंगलोर से जब आऊँगा तो सीधे दिल्ली आऊँगा, क्योंकि वृंदावन इधर से ही जाना है और बाय रोड इधर से वो करेंगे। तो उन्होंने सब अरेंज कर दिया, फ्लाइट कर दिया, ये कर दिया। मैंने बोला यार मेरे पास और ऑप्शन ही नहीं दिख रहा कि मैं अलग से कब दिल्ली में रहूँगा, ये रहूँगा, तो आप ऐसा ही कीजिए। तो यही फिक्स हुआ कि दिन में श्री श्री जी के साथ इंटरव्यू, उनके आश्रम से एयरपोर्ट करीब 1.5 घंटा रहता है, फिर ट्रैफिक पकड़ लो कभी बैंगलोर का तो आधा 1 घंटा और। तो मैंने सोचा थोड़ा एयरपोर्ट जल्दी पहुंचूंगा, लाउंज पे पहले फ्रूट्स खा लूँगा, प्लेन निकलने के 35-40 मिनट पहले मैं थोड़ा सा अपना डिनर टाइप कर लूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली लैंड करूँगा 10:30 बजे। अगले दिन प्रोग्राम 4 बजे से 4:30 से शुरू होगा, वृंदावन करीब 3.5-4 घंटे लगने हैं। राइट। तो मैं उधर बैठ के डिनर करूँ, 1 घंटा और लगेगा, तो ड्राइवर जो भेजा फटाक से बैठूंगा उसके साथ निकल जाऊंगा। एटलीस्ट 1-1.5 बजे जाके 2-3 घंटे तो सो जाऊँ, वैसा वाला प्लान था। राइट। तो एयरपोर्ट पहुंचे, बेंगलुरु एयरपोर्ट जिनने देखा उनको पता है बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, 25-30 वो हैं इससे। तो एक ट्रे में मैंने चार्जर और अपना पावर बैंक रख दिया, दूसरे ट्रे में अपना बैग रख दिया, लैपटॉप था नहीं। तो बस स्कैन वैन हुआ, हाथ वाथ दिखाया, आ गया है। जस्ट बैग टांग रहा हूँ, उतने में कुछ फैंस आ गए, तो वो फोटो वोटो कर रहे थे। तो उतने में पुलिस वाले भैया ने बोला कि थोड़ी भीड़ जमा हो रही है सर, आप थोड़ा साइड में कर लीजिए जो भी है, ऐसा करके। मैंने बोला हाँ सही बात है, थोड़ा साइड में कर लेते हैं। 3-4 लोग थे, उन्होंने फोटो वोटो करी। फिर मैं लाउंज की तरफ निकल गया, लाउंज गया, क्रेडिट कार्ड करा, अंदर गया, बैठा, उधर भी कुछ पहचान वाले मिले, बात करी, सब कुछ करा, फ्रूट्स खा लिया अपन ने। अब मैं फ्रूट्स खाने के पहले ना 2-3 दिन पहले सोचा था बाहर का बहुत हो रहा है यार, थोड़ा फल वाली खाएंगे, बट ठीक है चलो फल हो गया। राइट। अब बचे 40 मिनट। अब यूजुअली मैं लाउंज पे कभी भी अपने फोन को चार्ज नहीं करता हूँ, पता नहीं ऐसी मैं कभी नहीं करता हूँ। आज मेरे पास इच्छा हुई कि यार फोन चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये दिमाग में क्या थॉट है कि मेरे ड्राइवर ने अगर गाने बेकार बजाए तो मेरा ब्लूटूथ तो बचा लेगा मेरे को एटलीस्ट। प्लस दूसरी चीज़ है कि मैं जा रहा हूँ एक अलग कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ रात को इतना लेट नाइट, तो एटलीस्ट चार्ज तो होना चाहिए। और मैं देखता हूँ फोन में चार्ज भी नहीं है, 18% था। 18%, फ्लाइट भी है, पहुँचना भी है, फिर वृंदावन भी जाना है। अब मैं जो चेन खोलता हूँ कंपार्टमेंट का, मेरा चार्जर और पावर बैंक तो है नहीं, क्योंकि फैंस आ गए थे तो वो ट्रे में उधर ही रह गया था, याद है गायब। अब यूजुअली ऐसे समय पे 40 मिनट बचे हैं, पैनिक होना चाहिए। 1 सेकंड का आया, 1 सेकंड, 1 या 2 सेकंड, दिमाग में इंस्टेंट थॉट क्या है कि कृष्ण ने बुलाया ना, अब कृष्ण ही देखेंगे। मैंने बोला चलो वैसे भी बाहर का बहुत हो रहा था, फ्रूट्स ही हुआ है आज, बैग टांगा। और यूजुअली भागना चाहिए मुझे इससे, मैं चल रहा हूँ जैसे कि नथिंग हैज हैपेंड, ठीक है, केयर फ्री। मैं चल के जा रहा हूँ, जोन पे पहुंचा, पुलिस वाले भैया मेरा चार्जर और वो रह गया है, मदद कर दीजिए। वो मेरे को बोल रहे हैं कि सर 25 वो हैं, पता है आप कौन से? मैंने बोला यार अब कौन ध्यान रखता है, अपन तो सीधे जाते खड़े होते घुस जाते उस हिसाब से। मैंने इतना नहीं। अचानक से 2 सेकंड बाद खुद ही बोलते अच्छा आप डीजे यात्रा वाले हो? अब शक्ल में तो लिखी नहीं है। बोला हाँ मैं तो डीजे, और ये उस समय पे डीजे यात्रा इतना वो नहीं होता था। तो फिर मैंने बोला हाँ। तो बोले अरे आज तो 2 ही लाइन खुली है, पहले उधर से चले जाओ। तो पहले प्रोबेबिलिटी तो मेरी कम हो गई, 25 सब 2 आ गए है ना। तो अपन बोला चलो कृष्ण जी कुछ कर रहे हैं। अब जैसे मैं उधर से जा रहा हूँ तो आप गए बैंगलोर एयरपोर्ट? तो बैंगलोर एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा स्टारबक्स है, फर्स्ट फ्लोर पे एक बहुत बड़ा स्टारबक्स है। तो वो देख के मेरे को अचानक से रिफ्लेक्ट बैक हुआ कि एक लड़की जब सेल्फी ले रही थी तो पीछे से ऐसे डायगोनल पे वही आ रहा था स्टारबक्स। तो उससे मैं आंकड़ा लगा सकता था कि ऐसे करके, मतलब ये वाले काउंटर में। मैं उस काउंटर पे गया और मैं खुश हो गया। पता है क्यों हुआ होगा बताओ? वहीं पे पड़ा हुआ था। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ और देखा। मैं कहाँ था? मैं साउथ में था। साउथ में यूजुअली शिव जी को ज्यादा मानते हैं, कृष्ण भी मानते हैं बट इतना नहीं मानते, ठीक है। तो मेरी पहले नजर पड़ी जो स्विच बोर्ड था, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसके ऊपर था मोर का पंख, ठीक है, प्रिंटर, और उसके नीचे था मेरा पावर बैंक और चार्जर, एंड इट वाज फॉर्मिंग लाइक अ रथ। अब व्हाट इन 1000 चांसेस इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा चार्जर और ये एक मोर पंख के नीचे मिल रहा है जो रथ जैसा दिख रहा है, और मैं ये कह के ये निकला हूं मन में कृष्ण जी है तो ये देखेंगे, राइट। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं? ये साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज को, पॉसिबल ही नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं शेयर करूंगा बाद में। बिल्कुल। मैं जब वृंदावन गया था ना, तो आई वाज इन माय स्ट्रगलिंग डेज, और मैं अपने टीम मेंबर के साथ गया था दोनों। ओके।
हम लोग गए थे और बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि घर से पैसे मांगते तो नहीं होते, बट एक होता है ना आपको जुनून के आपको सब खुद करना है। तो मैं वृंदावन जाता हूँ एग्जैक्ट 2 साल, हाँ 1 साल पहले, ये सारी चीज़ें होने से पहले, जो बिजनेस कर रहा है बट हम इतना निकाल नहीं सकते हैं, री इन्वेस्ट बहुत करना है। तो बजट था हमारा 3-3 हज़ार पर हेड, और उसको भी हम कम कर सकते, तो जितना करते थे कर देते थे। अब हम वहाँ पहुँचे और दर्शन के लिए जब हम बांके बिहारी जी के वहाँ पे जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि यार एक्सट्रीम लाइन्स हैं। ये मेरी जैसी कहानी क्यों लग रही है, बट आप बताइए। मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ और एक्सट्रीम लाइन्स की, मतलब मंदिर तो छोड़ो, गलियों में ही नहीं घुस सकते आप। एंड आई वाज लाइक यार क्या मुझे दर्शन करने चाहिए? मैं टाइम देखता हूँ यार लेट बहुत हो जाएगा। कितना समय हो रहा था अभी? शाम संध्या का वक्त था। अच्छा, वो आखिरी किवाड़ जो बंद होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा थे, आप समझिए। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ऐसे नहीं मिलना आपसे। मैंने कहा मैं अच्छे से मिलना चाहूँगा, मैं इतनी सर खपाई के साथ नहीं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। मैंने बस यही बोला कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, मैं फिर आऊँगा बात करने। और मैं बहुत डिसअपॉइंट होकर ना वापस निकला हूँ कि यार यहाँ तक आके भी नहीं मिला। 55 में मैं गया हूँ, मैं वृंदावन गया हूँ, फैमिली बैकग्राउंड इज नाइस, तो मैं VIP दर्शन सब हुआ है, ठीक है। बट ये वाला टाइम था जब मैं खुद को बना रहा हूँ, मैं कोई किसी से मदद नहीं ले रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे एक्चुअल स्ट्रगल भी देखना चाहता हूँ कि क्या है। मैं वहाँ गया, मैं फोन वोन करता, घर पे कनेक्शन वगैरह लगाता, तो सब पॉसिबल था, बट नहीं करना। मैं खुद मिलने आया हूँ, मैं खुद ही मिलना चाहूँगा। एंड आई वेंट ऑफ। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। 1 साल पहले की बात थी, मैं रोडवेज से गया हूँ, रोडवेज की बस से गया हूँ, तो वो एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं गया हूँ, सारा कुछ किया, बट मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ आया। मैं आया और सब नॉर्मल हुआ, काम करा, सब हुआ। करते करते मैं उनके बारे में और पढ़ने लगा और कनेक्शन बना। मेरी कॉन्वर्सेशन तो उनके साथ बहुत टाइम से, तो बातें तो मेरी चलती ही रहती है उनसे। अभी भी आप जाओगे तो शायद उनसे बात कर लूंगा कुछ। वाह। तो मैं वैसे बातें वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम पे ना उन्होंने कहा तेरे को फिर बुलाऊंगा। ऐसी एक सेंस आता है ना अंदर से कि फिर बुलाऊंगा। और अभी लेटली ट्रिप वॉज लाइक कि मैं एक बस भर के लेके गया हूँ, जिसमें मैं, मेरी टीम, मेरी उस टाइम पे सिर्फ टीम में 1 मेंबर, मेरी पूरी टीम 20-25 लोग, मेरी फैमिली, एवरीवन। पार्ट खुलने से पहले हम इन थे। जो पार्ट खुलते हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे बता रहे, हम 20 लोग थे पूरे। इतना रश था उस दिन भी, इतना रश था कि लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, और वहां के पुजारी हमको कह रहे हैं आप हिलो मत, आप हिलो मत, क्योंकि पीछे जाने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एंट्री होती है पीछे से, और यहाँ से एग्जिट से। तो भीड़ ऐसे आके ऐसे निकल रही है। करेक्ट। हम यहाँ फंसेंगे, हम पीछे नहीं हो सकते। कैसे? हम जितनी डिस्टेंस पे आप हो उतने ही डिस्टेंस पे। अच्छा, वो बिल्कुल उधर, समझ गया। बिल्कुल उधर, इतने ही डिस्टेंस पे भगवान थे, और हम 20 मिनट खड़े हुए हैं, जहां पे लोगों को 20 सेकंड देखना भी पॉसिबल नहीं है। एंड बाहर आने के बाद एवरीवन वाज लाइक कि हमने ना इससे अच्छे दर्शन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करे। एंड आई वाज लाइक कि ऐसे बातें तो वहां पे ना मैंने एक चीज देखी है कि वृंदावन की खास बात ये है, ब्रजवासी जितने भी हैं, ये ना प्रेम नहीं करते, ये प्रेम में डूबे हैं। ये रस में है, रस में है, एक अलग रस है, अलग रस है। इतना प्रेम है वहां पे, आप वृंदावन जाएंगे, इतना प्रेम है वहां पे। मैं कहूंगा कि अगर आप मन से अशांत हो, मैं ये आपके व्यूअर्स को भी कहूंगा, मन से अशांत हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ के किसी असमंजस में हो, कुछ नहीं यार, एक बस में चले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, बस पहुंच जाओ। वो है ना मेरो वृंदावन, बस उसके बाद उस गेट को पार कर दो बस। एंड कुछ ना कुछ, मैं नहीं कह रहा हूं आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होगा 100%। और वो लीलाएं होती हैं। मतलब मैं एक्चुअली बताने बैठ जाऊं, मैं लोगों को चाहूंगा कि अगर सही में उनको ये लीलाएं सीखनी है, तो वो अगर कमेंट्स में पार्ट 2 लिखेंगे तो हम अगले बार इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे। 100 पूरा एक पॉडकास्ट बना सकते हैं। क्योंकि मैं अगर बताने बैठूंगा, अब मैं सच बताता हूँ कि कुछ वर्ष पहले मैं प्रैक्टिकल माइंड वाला बंदा हूँ। सेम लॉजिक चाहिए। हाँ, मेरे को लॉजिक चाहिए कि मेरे को ये नहीं चाहिए कि भाई आसमान में उड़ते हुए जादू किसी ने कर दिया और ये सारी चीजें हो गई। हाँ, उसमें भी अगर किसी ने लॉजिक बताया कि भाई ये है 100 हाई फाई, हाँ बस तो वो लॉजिक मेरे को चाहिए। और दूसरा मेरा एक वो भी है कि सुनी बताएं बातों पे मैं बिलीव नहीं करूंगा। मेरे को एक्सपीरियंस कर दिखाओ, एक्सपीरियंस करना है। तुम अगर आके मेरे को बोलोगे कि नहीं ऐसा है वैसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बड़ा, अब मैं बिकॉज एक बात छिड़ी है लॉजिक की, तो मैं बताता हूँ। हमने सोचा था डार्क लगता है, ये बहुत ज्यादा ब्राइट ही होगा आज, बट ठीक है, प्रभु की इच्छा जैसी लीला है। तो प्रभु भी बोले भाई लोगों को सही हो दिखाओ। अब आपको जैसे मेरा किस लेवल पे मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो
अच्छा चलिए आपसे पूछता हूँ ताकि ये कॉन्वर्सेशन के हिसाब से हो। पूछिए। शिव जी पे आप बिलीव करते हैं होते हैं? हाँ। ठीक है, शिव जी का प्रूफ आपके पास क्या है? प्रूफ? हाँ देखिए, कृष्ण जी का हमको द्वारका के रिमेन्स मिले हैं। जब स्कूबा डाइवर्स नीचे गए थे तो पहले ना लोग द्वारका को मानते नहीं थे कि द्वारका करके एक्चुअली में वो सही में थी। लेकिन आज से 30-40 साल पहले स्कूबा डाइवर्स गए और वहां से निकाल के आए वो सेम चीज, इक्विपमेंट्स और ये सारी चीजें वहां पे निकलने लग गई और मैप में देखा गया तो जो लिखा गया तो वही सारी चीजें उधर मिली। तो लोगों ने बोला कि हाँ भैया द्वारका है, एविडेंट है। रामायण पहले नहीं मानते थे, फिर नासा, क्योंकि गोरी चमड़ी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम मानते नहीं है। नासा ने अपने सैटेलाइट से दिखाया कि भैया राम सेतु ब्रिज है, तो हमने बोला। इससे पहले हमारे इधर गांव में फ्लोटिंग स्टोन था, नहीं मान रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने नासा ने बोल दिया बोले हाँ है, जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई इधर हेलीपैड्स हैं जहां से रावण अपने पुष्पक विमान को लेके जाता था, तब लोगों ने मान लिया चलो रामायण है। आप बताइए शिव जी का क्या प्रूफ है अपने पास? ज्योतिर्लिंग। बट ज्योतिर्लिंग कैसे हम कह सकते हैं? हो सकता है किसी ने ऐसे ही बोल दिया, ये भी तो पॉसिबल है। बस यही। चलिए इसको मैंने अभी तक मतलब दिस इज हाउ माय थॉट प्रोसेस गोज, कि लॉजिक कैसे। अब हमारे पास ये मानते प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस है कि रामायण तो हुआ था, करेक्ट। श्रीलंका भी मान रही है, इंडिया भी मान रही है, नासा भी मान रही है, साइंस भी मान रहा है। जो केव्स के बारे में बताया गया था, जो जहां से सुरंग है, सुग्रीव वाला केव्स है, बाली, ये सारी बाली का नाम भी तो बाली के नाम पे पड़ा है, ये सारी चीजें हम मान रहे हैं। तो रामायण टिक, ठीक है, रामायण को एक साइड कर दिया। कहा जाता है कि ऑलमोस्ट, अभी इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ लोग बोलते हैं 5000, कुछ बोलते हैं 7000। तो ऐसा माना जाता है कि 5 से 7000 साल पहले महाभारत हुई और उसके 5 से 7000 साल पहले रामायण हुई, ठीक है। अब आप रामायण हमने मान ली कि है प्रूफ, महाभारत के भी हमने प्रूफ देख लिए कि भाई हमको वेपन्स मिल गए, वो नगरियां मिल गई हैं, गुफा मिल गया है, भीम का वो जहां पर खाना बनाता था वो वाला मिल गया, और सारी चीजें मैच करी ग्रंथों के साथ, ठीक है, वेद व्यास जी के ग्रंथ, ये दोनों मान गए। और जब हमने इनके जो अध्याय पढ़े हैं या जिसने भी जो ये सब पढ़े हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये एविडेंट है, प्रेजेंट रियलिटी में था, ठीक है। तो हम दोनों इस मानते हैं कि रामायण और महाभारत 100% सही है। अब चलिए अब इसके अंदर जाते हैं। अगर रामायण और महाभारत में झूठ नहीं बोला गया, वो सब सही है, तो आप उसमें जाके देखिए राम जी क्या है, इंटेलिजेंट है, विजडम वाले हैं, वो किस चीज की पूजा कर रहे हैं? शिवलिंग की। शिवलिंग की। मैं राइट। और इधर भी अगर आप जाते हैं तो पूजा किसकी कर रहे हैं? सब शिव जी की। शिव जी की। तो भाई साहब जब दोनों को हमने राम और कृष्ण को माना है विजडम के देवता, इंटेलिजेंस के देवता, और हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि उनने सब कुछ किया है, तो भाई शिवलिंग की अगर पूजा कर रहे हैं तो मतलब है। अब पॉइंट ये उठता है कि फिर हमारे पास इनके जितने प्रूफ है वो क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि 4 लाख साल पहले वाली चीजें, 10 लाख साल पहले वाली चीजें, राइट, कहाँ से प्रिजर्व्ड रह पाएंगे? जब आप 100% ये नहीं कन्विंस कर पा रहे जनता को कि रामायण और महाभारत हमको ये 5-6 हजार साल की चीजें बताने के लिए 20-50-100 साल लग गए प्रूफ करने के लिए। अंग्रेजों की फिलॉसफीज पे मान रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि और उसका रीजन है क्योंकि आज हम जब मैंने ऑलमोस्ट 9 ज्योतिर्लिंग करे हुए हैं कवर। सो मैंने एक चीज देखी है कि ये जो टेम्पल्स बने हैं इनके इर्द गिर्द, ये तो ओवर टाइम डेवलप होते गए। पहले राजा महाराजा, फिर कंस्ट्रक्शन वर्क, अभी जैसे बनारस जाते तो अब सुपर कॉरिडोर इतना प्यारा सा बन गया लास्ट 2-3 साल में। तो ये इस तरह से सेम वृंदावन में चीजें डेवलप हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जहां पर कृष्ण जी माटी खाते थे, माटी में लोटपोट होते थे, मैं भी गया था, तो वो अब जाके इस तरफ फेंसिंग बनाया, पेंटिंग बन गई है, बिल्कुल वैसा। वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, रॉ था, ओपन ग्राउंड था, इस तरह से था। तो विद टाइम हुआ है। तो ये जो शिवलिंग हम देख रहे हैं, जो बोलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वो उधर थे, उसके इर्द गिर्द ये सारी पूरी ये सब कंस्ट्रक्शन हुए, ये सारी चीजें हुई हैं। राइट। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, आई विल टेल यू, शिव पुराण में बहुत सारे ऐसे मंदिरों का वर्णन है जो हरिद्वार में है, जहाँ कोई नहीं जाता। हम लोग गए दोपहर में, मैं और 5 लोग थे मेरी टीम के, हम लोग उस शिवलिंग पे गए। उस शिवलिंग की मान्यता ऐसी है, जो शिव पुराण में लिखी है, कि हर 15 दिन में उस शिवलिंग का आकार बढ़ता है नेचुरली और घटता है। एक स्टोन, मैं गया नहीं हूँ, एक स्टोन, अगर आप मतलब बहुत लॉजिकल और साइंटिफिकल है, तो आप ये सोचिए, जो आप खुद जाके वहां देख सकते हैं कि हर 15 दिन में वो साइज बढ़ रहा है और घट रहा है। आपने पूरा ऑब्जर्व किया? पूरा ऑब्जर्व। मैं आई विल शो यू वीडियोस, मैं डाली नहीं आज तक, आई विल शो यू वीडियोस। मैं वो गर्भगृह में कोई नहीं था, वहां कोई नहीं। हम दोपहर में गए मंदिर में, एक इंसान, पुजारी भी नहीं, क्योंकि वो दोपहर का समय था तो वो रेस्ट अपना करे। तो हमने जाके परमिशन ली कि मंदिर खोला है, हम लोग ऐसे ऐसे चैनल से आए हैं, स्पिरिचुअल चैनल है, तो हमको थोड़ा सा कवर करना है। उन्होंने कहा हाँ मंदिर खोला है, आप जाके अपने हिसाब से जो करना है करिए, बस मंदिर की प्रॉपर्टी को डैमेज ना है। हमने कहा हाँ वो हम ध्यान रखेंगे। हम मंदिर गए, मंदिर के गर्भगृह में हमको शूट करना था, एंड शूट छोड़ो, हम लोग ऐसे बैठे हैं बस। हमने कहा लेट्स सेट, हम बैठे एंड वी जस्ट स्टार्टेड
ओ एंड आज तक मैंने अपनी लाइफ में मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स करी है, नेशनल ट्रिप्स करी है, मेरे को वो गर्भगृह का एक्सपीरियंस कहीं नहीं हुआ। जो गूंज रहा था ओम, उसके बाद फिर वी चैंटेड कर्पूर गौरम, क्रेजी एक्सपीरियंस। बिकॉज आप इस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो शिव जी की जब बात आ गई तो मैं बताता हूँ कि आपको, मैं अभी नेपाल में था तो नेपाल में पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ गए थे। बहुत लोगों को शायद उसकी कहानी नहीं पता है। तो पशुपतिनाथ बेसिकली एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ 100 ज्योतिर्लिंग है नेपाल में, ठीक है। और उसके पीछे की कहानी ये थी कि ये है बागमती नदी है, वो नेपाल से बहती है। तो शिव जी जब कैलाश से इस चीज को देखे तो बड़े मोहित हो गए, बड़ा सुंदर सा है। तो प्रभु एक हिरण के रूप में धरती पे आए वहां पे नेपाल में, बागमती नदी के पास। अब जब संसार का एक इतना बड़ा एंटिटी इतना मोहित होके अगर धरती पे रुक जाएगा तो संसार चलना, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का तो प्रॉब्लम होगा। राइट। तो अपने ब्रह्म नेत्रों से, अपने सुपर पावर से विष्णु जी ने देखा कि अरे ये हिरण जो घूम रही है तो साक्षात भोलेनाथ है। तो इन्होंने बोला इनको तो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन भोलेनाथ इतने मग्न हो गए थे तो विष्णु जी धरती पे आते हैं उनको रोकने के लिए। वो हिरण उनको देख के भागने लग जाता है इधर उधर। उनको रोकने के चक्कर में उसके सींग पकड़ते हैं और उसमें सींग टूट जाता है। और वो टूट के जहां गिरता है वहां पर अचानक से 4 मुख का एक प्रतिमा, शिवलिंग उपस्थित हो जाता है। ऐसे ही पशुपति नाथ बना था। अब इंटरेस्टिंगली ये जो 4 फेस थे, अब इसमें भी एक और थ्योरी है कि एक्चुअली में इसके 4 फेस नहीं, इसके 5 है। अब इंटरेस्टिंग बता दो क्योंकि आपका चैनल पे ये सारी चीजें बहुत अब बातें करते हो आप लोग। ये 5वां फेस हम लोगों को नहीं दिखता। ये किनको दिखता है? जो तंत्र विद्या के महारथी हैं, ये तंत्र फेस है। तो बहुत कम लोगों को पता है कि भारत में असम और नेपाल में पशुपति के आसपास सिर्फ सिद्ध पुरुष नहीं, काफी सारे तंत्र विद्या वाले लोग भी उधर जो उसमें सिद्धि लेके बैठे हैं। एग्जैक्टली। और वो उनको दिखता है, वो 5वां वाला भी एरिया। आई जस्ट कैन नॉट, कैमरा है और बहुत सारी जनता देख रही है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे को पता लगे, आई वांट टू टेल यू, जो मैं अभी नहीं बता सकता। बहुत सारी लिमिटेशन आ जाती है। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारी, आप लगाओ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, आई हैव इतनी सारी स्टोरीज, इतनी सारी डार्क चीजें जो मैं कैमरा में बोल नहीं सकता। आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत सारी जगह होगी। आई कैन अंडरस्टैंड। और एक बस सैड रियलिटी है जो कि मेरे को बोलनी है। बिल्कुल बिल्कुल। द थिंग इज कि मेरे को ना अब ये सारी चीज़ों में जब मैं आया, मैं पहले ऑकल्ट साइंसेस समझा, फिर और स्पिरिचुअल हुआ, बहुत सारी चीज़ें समझी। जो अब एक मिशन कह लो या एक बहुत दिल टूटने वाली चीज़ जो मेरे को लगी वो ये थी कि आई हैव बीन ज्योतिर्लिंग, थोड़े से सारे नहीं, और शक्तिपीठ। अब कितने शक्तिपीठ हो गए आपके? अभी मैं बताता हूँ आपको, पूरी एक स्टोरी बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि मैं जब शक्तिपीठ कवर करने स्टार्ट करे और सोचा तो अभी आएंगे, अभी प्लान ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग, सारे शक्तिपीठ और सब अब एडोनटॉक्स पे दिखेगा आपको। वाओ, सब और इतना एफर्ट डाल दूंगा कि लाइक कोई नहीं कर सका होगा। बट उसके पीछे एक ही सिंगल मोटिव है, बिकॉज एडोनटॉक्स पे कुछ जनता है जो देखती है और इन चीजों को मानती है और रिस्पेक्ट करती है। पर ये दिल तब टूटा जब मैं सबसे पहले कामाख्या टेम्पल गया। एवरीथिंग वाज नाइस, बहुत अच्छे दर्शन, डिवाइन एक्सपीरियंस। और मैं साथ में कुछ ऐसा लेके आया कि अब मैं बताऊंगा फिर लोग कहेंगे कि अपनी स्टोरीज फ्लॉन्ट कर रहा है, इसलिए मैं वो स्किप कर रहा हूँ वो पार्ट। बट द थिंग इज कि जब मैं कामाख्या टेम्पल गया आई वाज सो कि वाओ सब बहुत बढ़िया। बट जब मैं हरिद्वार के शक्तिपीठ गया, जब मैं दूसरे शक्तिपीठ गया, तो वहाँ की हालत ऐसी है जो हमारे कॉलोनी के मंदिर से भी बदतर है। एंड दैट्स द ओनली मोटिव जिसके लिए मेरे को पैसा कमाना है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ का टूरिज्म क्लीन करूँ। मतलब मैं ये कभी नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, बट जो बैक एंड पे मेरा दिमाग लग रहा है ना, वो ये चल रहा है कि मेरे को ये सारे शक्तिपीठ को ना उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे ये होने चाहिए। बिकॉज ये सब वेग हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, जैसे मैं ये मोटिव ही तब आया था कि सिर्फ अब आप ट्यूसडे को किसी भी मंदिर में जाओ हनुमान जी के, वहां पे आपको बहुत सारे प्रसाद वाले मिलेंगे। आप प्रोमिनेंट शक्तिपीठ में जा रहे हैं हरिद्वार के, जो वॉकिंग ही है गंगा घाट से, हर की पौड़ी से वॉकिंग ही है। मतलब हर की पौड़ी में इतनी ऑडियंस जा रही है, करेक्ट, इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों को पता नहीं है वहां पे क्या हो सकता है। वहां पे जाके जो एनर्जीज है ना, वो आपको, या वो सीढ़ी चढ़ के जो जाने वाला है वो वाला बता रहे हैं जो जगह हर की पौड़ी के इधर से? नहीं, वो वहां से नहीं, थोड़ा सा अंदर आना आपने, और आप वहां आते हैं और आप वहां देखते हैं कि सिर्फ एक बूढ़ी आंटी बैठी है, इतनी सी टेबल लगा के सिर्फ प्रसाद बांट रही है या बेच रही है। मैं नहीं गया हूँ। जी जी जी। वही इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं है।
और मैं ना लोगों से ये भी, बिकॉज आपने बहुत अच्छी चीज बोली है, आप, मैं चाहूंगा कि आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण हो, लोगों को मेरा फायदा 10 साल हो। का प्लान यही है। तो ये बहुत बढ़िया है। जब मैं बोलता हूँ बस अब सरेंडर करना है प्लान के साथ, बस वही है। तो आप जो ये चीज बोल रहे थे, इसी से मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को कि मेन जो मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, वो तो आप करो, लेकिन ये जो एरियाज है एक्चुअल जो आपको मिलेगा ना एक वाइब्रेशन, राइट, वो ये, और ये साइंस है, ये भी वाइब्रेशन ही है। 100% है। आप सिर्फ ज्योतिर्लिंग के पीछे मत भागो। I'm saying आप 12 तो करो, बट आप उसके पीछे देखो कि शिव पुराण में और कितने वर्णन है। आपके घर के पास, आप कहीं पे भी रहते हैं, आप इलाहाबाद में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आप न्यूयॉर्क तो नहीं, बट आप वहां से आ सकते हैं, पर आप कहीं पे भी रहते हैं, आपके घर के पास यार इतने सिद्ध मंदिर हैं। विदेश में भी काफी हैं, बट पता ही नहीं है अभी। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया चले जाओ आप फॉर एग्जांपल आप कंबोडिया चले जाओगे तो अंकुर वाटिका टेम्पल है, बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद आप बाली चले जाओ, बाली में एक रिवर है, उसके साइड से आप जाओगे, राफ्टिंग अगर करते हो, बहुत रफ रिवर है, ओके। उधर से आप जब राफ्टिंग करते हो तो साइड में पूरे पत्थर हैं, उन पत्थरों के इस पे जब नजर फेर के देखो तो पूरा रामायण बना हुआ है उधर पूरा। लवली। अब द पॉइंट इज कि आप उस पानी में उतर के नीचे भी क्या है वो देख नहीं सकते हो, क्योंकि इट इज जो एकदम पत्थर के पास वाला पानी है वो भी 10 फीट नीचे है और रफ वाटर है, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे हो रहा है। सवाल ये उठता है कि उधर जाके ये सारी चीजें करी किसने, क्या है, और ये हम उधर बाली में जाके एग्जैक्ट देख रहे हैं रावण का चेहरा, वानर सेना, ये थोड़ी से आपको वेरिएशन मिलेगी, बट है तो बेस वही है। देखिए सारी चीजें आप देखिए, हमारे इधर हनुमान जी थे, हाँ। इन्होंने मंकी किंग बना दिया, हाँ। सिंपल सी बात है। राइट। हमारे इधर इंद्र जी थे, बिजली फेंकते थे, ज़्यूस उधर बिजली फेंक रहे हैं। आपको इधर से एक इंटरेस्टिंग है कि जस्ट याद आया, प्लीज बताइए। फेंगशू डेविल टेम्पल है, ओके, चाइना में। ठीक है, ठीक है, चाइना में अगर आप जाते हैं तो फेंगशू का एक डेविल टेम्पल है। डेविल टेम्पल तो नहीं है वो, एक्चुअली फेंगशू हेल है। ठीक है, ओके, हाँ, शैतान टाइप कुछ नहीं, वो हेल ही है, उसको हेल बनाया है। अच्छा, ओके। तो आप जब उधर जाते हैं, उधर ज्यादा लोग जाते नहीं है, ठीक है। उसका थोड़ा सा लॉजिक ये है कि लोग जाने से थोड़ा डरते हैं, उधर की ईरी वाइब है थोड़ी, मतलब वो सही में ऐसा लगता है कि कहीं कुछ है, फिश। हाँ, फिश ही है। तो उधर आप जब जाते हैं, ये चाइना का फेंगशू हेल के इधर, तो उसका दरवाजा कैसा है, एक राक्षस जैसा का मुंह खुला हुआ है, वो उसका दरवाजा है, जैसे मूवीज में देखते हैं वैसा ही दरवाजा है। दिस इज लाइव, आप जाके गूगल कीजिए। अब उसके अंदर एंटर होते हैं तो बेसिकली कहा जाता है चाइना में कि पूरी तरीके से अंदर हेल दिखाया गया है कि चाइनीज फिलॉसफी के हिसाब से हेल कैसा होता है। तो चाइनीज फिलॉसफी में आप जब पहले एक जगह पे जाते हैं, राइट साइड में सामने अगर जाते हैं, कभी अगर आप लोग चाइना जा रहे जाके देखिएगा, तो वहाँ पे 9 से 10 वो खड़े हुए हैं, मूर्ति खड़े हुए हैं, जिस पे सिग्निफिकेंस चाइनीज में भी बताया गया है कि एक तेल में तलेगा, एक आग में तलता है, बेस्ड ऑन द सिंस यू हैव डन। हमारे इधर से मैच कीजिए थोड़ा पुराणों से, ठीक है। और बीच में इनके जो मेन देवता हैं, जो सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या करना है, उनका उधर नाम है चाइनीज में यामा। ओके, हमारे इधर यमराज, यम कहते हैं। हाँ। और उसका सिग्निफिकेंस ये कहते हैं कि धरती पे ये हेल है, चाइना के लोग चाहते हैं कि वो जब उधर आए, विजिट करें, तो उनका कॉन्शियसनेस जगे कि हम कुछ इमोरल चीजें ना करें, अदरवाइज सूनर और लेटर हमको इधर जाना है। तो उसको हेल का द्वार कहा जाता है। वहां पे किसने बनाया किसी को नहीं पता, क्यों बनाया किसी को नहीं पता, ये पूरी सिटी है राइट वहां पे चाइना में। तो पॉइंट है ना कि आप एक्चुअली में कल्चर देखोगे, कंबोडिया देख लो, बाली देख लो, थाईलैंड देख लो, हिंदुइज्म का कल्चर हर जगह आपको अंश दिखेगा। अरे बहुत है। आई डोंट नो, यू नो अबाउट जो हिमाचल में देव आते हैं, तो वो अब वायरल हुआ, वो लोगों को पता लगा। ऐसे ही बहुत लेमली ना लोग कैंची पे भी लाते हैं, तो वो कैंची देवता एंड बुक्स पे हो रहा है, एंड दिस इज सो, क्या ही बोलूं। बिकॉज देवी देवता बोले तो नेपाल में, मैं इधर भी गया था ना, इधर तो बड़ा प्रोमिनेंट है। नेपाल में तो बहुत है, राइट। नेपाल में इज द ओनली प्लेस जहां पर लाइव देवी का पूजा, लाइव लिविंग देवी की पूजा करी जाती है, कुमारीज कहते हैं। राइट राइट राइट। अभी कुछ हुआ भी था कि वो थोड़ा सा डिसबैलेंस और अनकॉन्शियस हुई थी, तो प्रलय आई थी। यस। ओह डैम। क्या होता है, यंग एज में जो संत लोगों को रियलाइज हो जाता है नेपाल में कि ये कुमारीज हैं, इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां हैं, तो खुद देवी का रूप है, तो उनको पूरा उससे इनिशिएशन करके उनको, और लोग पांव छूते हैं, सारे आशीर्वाद लेते हैं, ये सारी चीजें। और बिल्कुल जब उनको कुछ हुआ था तो प्रलय, अर्थक्वेक्स आ गए थे, बहुत अर्थक्वेक्स आते, बाढ़ आई थी, नेपाल ऑलमोस्ट बिल्कुल बहुत डैमेज हो गया था वहां पे। राइट। तो ये सारे,
तो नेपाल इज अ प्लेस, जस्ट बिकॉज हम बात कर रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज आई हैपन टू मीट अ लॉट ऑफ दीज पीपल, प्लेसेस विजिट किया। Right. काठमांडू तरफ, पोखरा मेरे को जाना है। पोखरा में असली पर्वत है। मतलब हमारे देश में एक्चुअली में असली पर्वत सिर्फ 2 हैं, बाकी नॉर्मल पर्वत है। ठीक है, बताइए। हाँ, नहीं वो मैं अगले पार्ट में बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, बट नेपाल पे अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर इंटरेस्टिंगली, जब मैं ये कुमारीज के बारे में मैंने पता किया, एक्चुअली मैं वहाँ पर भी तपोवन गया था जहाँ पर कि ओशो के प्रचार किए जाते हैं। दैट इज अ ब्यूटीफुल कैंपस वहाँ पे तपोवन पे। तो जब मैं इधर गया, कुमारीज गया, वहाँ गया, तो जाते जाते जब मेरे को वहाँ पर किसी ने बताया था कि जब आप पशुपति जाओगे ना तो वहाँ पर एक चीज नोटिस करना, काल भैरव को। ठीक है, उधर काल भैरव जी की मूर्ति है। ठीक है, मैंने मतलब वो वाले मूर्ति अगर इंडिया में होगा ना, जो नेपाल में है काल भैरव का, इधर मेरे को लग रहा है दंगे फसाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं गया, मैंने करा, दर्शन करा, पूजा करी, देखा, मैं निकल गया। मैंने बोला क्या था इधर? फिर बोला जाके नीचे देखो। तो नेपाल के काल भैरव मंदिर में जब आप जाते हैं, उनको देखते हैं, तो उनका इरेक्ट पेनिस है। ठीक है, एंड लोग उस पर फूल चढ़ा रहे हैं। अब आप सोचो, इंडिया के किसी मंदिर में ओपनली आप ये चीज, इस तरह की मूर्ति डला दो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नेपाल के लोग काफी ओपन माइंडेड भी हैं। उधर एक और कंसेप्ट चला था, ये शायद नेपाल के खुद के लोगों को शायद ज्यादा नहीं पता होगा, बट ये मैंने बाद में रिसर्च और लोगों से पता करके पता है। बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जी। आप मानते हैं श्राप वराप चीजें होती होंगी? ऑनेस्टली बताना। आई बिलीव, बट मैंने सामने से नहीं देखा, तो आई डोंट बिलीव, आई रिस्पेक्ट। तो मेरा एक्चुअल वर्जन ये है कि श्राप और कर्ज जो होता है, दिस इज नथिंग लाइक एन इविल, या नेगेटिव वाइब्रेशन यू आर गिविंग टू समबडी। इट इज जस्ट लाइक कि बहुत, अगर किसी ने स्ट्रांगली आपको कोई नेगेटिव वाइब्रेशन दे दी, एंड इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रांग टू हैंडल दैट, कुछ इफेक्ट करेगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जो बोलते हैं ना, नजर लग गई, ये हो गया, बद्दुआ लग गई, वो है। दिस इज अगेन वाइब्रेशन ओनली। इसको अगर बिफोर वी गो टू द नेपाल केस, साइंस के हिसाब से अगर मैं लॉजिकली मैं जो समझता हूँ, मैं अगेन गलत हो सकता हूँ, तो मेरा ऐसे, लेट्स से आप इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका मूड बहुत सही है, लेकिन इधर 6 लोग बैठ जाएं जो ना आपकी सिर्फ खामियां आपको गिनाने बैठ जाएं कि तूने लाइफ में करा ही क्या है, तो तू बर्बाद इंसान है, तूने तो वो, आप भले ही माइंड में रख रहे हो, लेकिन अगर 6 लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं यहाँ पे ये कर करके, तो आपको डिप्रेशन में पहुंचा सकते हैं, भले उनका इंटेंट वो नहीं था। तो बेसिकली मुझे लगता है कि कर्स इसी तरह से लगता है। और ये जो श्राप की बात करते थे, आप नोटिस करोगे कि पहले जमानों में बात करते थे, किसी की माँ अगर किसी को श्राप दे, अरे यार श्राप से तो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण नहीं बच पाए। राइट, गंधारी ने एक श्राप दिया कि पूरा यादव कुल नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, और वो हो गया। और कृष्ण जी कभी उसी तरह शरीर उनको छोड़ना पड़ा, जब हंटर ने मारा, वही चेरी प्रेडिक्शन हो गई थी, शरीर वैसे ही छूटा। तो मेरा मानना है कि ये चीजें होती हैं। पहले के लोग ज्यादा क्लियर थे, लेस डिस्ट्रैक्टेड थे, तो उनके वाइब्रेशंस और स्ट्रांग थे, वो खुद में ही सिद्ध थे। एग्जैक्टली, वो खुद में, उनका मतलब उस समय का जो कॉमन इंसान था वो खुद अनकॉमन था। हाँ, आज अगर उनको खड़ा कर दे तो वो सिद्ध पुरुष है, वो हमारे लिए सिद्ध पुरुष। एग्जैक्टली, वहां का एक लेम, जैसे अभी हम लोग हैं नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ में चल रहे हैं, मतलब वहां के सब वैसे। मैं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कमेंट्स में जानना चाहूंगा, ये कर पाएंगे क्या आप? अगर सिद्ध पुरुष लेस डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, साल भर तक मोबाइल फोन मत देखो, करके देखो। ये अभी नहीं कर पाएंगे, तो वही पॉइंट है ना। बट उस टाइम में तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, सेल्फ कॉन्शियस था, तभी तो योगों की भी वो सारी चीजें हुई थी, त्रेता और ये सारी। तो बट एनीवेज, तो नेपाल का एक बड़ा किस्सा आता है। तो वहां पे एक शाह फैमिली, शाह लोग शासन करते थे। तो पृथ्वी शाह करके एक राजा थे, ठीक है। तो उन्होंने नजर उनकी गड़ाई काठमांडू के पहाड़ों के और ये सारे एरियाज के, कि मुझे सब राज करना है, लोभी मतलब लालची, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब राज करूंगा। आए ना देखो ना ताओ, हर जगह अटैक करते रहते थे, मर्सीलेसली लोगों को मारते थे। और मारते भी कैसे थे शाह साहब? लोगों की नाक और जुबान काट देते थे, बंदी बना लेते हैं, नाक जुबान काट देते हैं, हर जगह तानाशाही। और इनके अंदर ईगो बहुत आ गया था। ईगो मतलब मैं ही अपने भगवान है, वो था। तो ऐसे ही करते 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 एक बार जंगल में जा रहे हैं, नेपाल के काठमांडू के। तो वहां पर वो देखते हैं एक बाबा बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा, राजा लोग थोड़े वो तो रहते थे कि भाई संत इंसान है तो थोड़ा कर दे, प्रभु ऐसा करके आप कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। तो ये आँख खोलते हैं, तो ये जो ऋषि रहते हैं, ये एक दही लेते हैं, दही को पीते हैं, बोले ठीक है, और उसके बाद वापस उसमें डाल के बोलते ये पी लो। ओके, हाँ। इसका ईगो पूरा वो हो जाता है कि ये कैसा ऋषि है भाई। उसको पता नहीं था वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष
वो गोरखदास जी थे, और वो गुस्से में फेंक देता है सीधे उनके पाँव के नीचे, हाय तू मेरे को क्या समझा है, ऐसा करके। गोरखदास जी के पाँव पे पूरी दही गिर जाती है, 10 उंगलियों पे। वो श्राप देते हैं, जितनी उंगलियां मेरे पैरों में है, तेरा वंशज उतना ही बड़ा बनेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ये मेरा श्राप है, इससे ज्यादा तू बढ़ भी नहीं पाएगा, और सब अपनी मृत्यु के कई साल पहले मौत को वो हो जाएंगे। इनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी आई, वो भाई भाई एक दूसरे से लड़के मर गए। उसकी नेक्स्ट जो बच्चों वाली पीढ़ी आई, उनमें एक बीमारी फैल गई, वो मर गए। उनमें से एक पीढ़ी आई जो पार्टी कर रहे थे, उनमें से एक भाई पागल हो गया, उसने शूट कर दिया, आर्मी का था वो, सबको शूट कर दिया। और फाइनली ऐसे ऐसे करके जो सबसे बड़े शासक थे उस समय के नेपाल के, उनकी पूरी फैमिली, नेपाल की हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो यही है सारा, तो वो ऐसे करके पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुई थी। कर्ज की अगर बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस इधर से भी आया, श्राप से। तो मिस्र, इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट में एक फैरो थे, तुतानखामेन, टुट, किंग टुट कहते थे, किंग टुट। मम्मी मूवी देखिए, तो उसके सेकंड पार्ट में जो दिखाया गया वो इनसे इंस्पायर्ड है। ओके। जो एक दिखाता है ना, वो उठ जाता है, रेगिस्तान घूम रहा है, ये सारी चीजें, और जो लोग ढूंढने जाते हैं उसकी कब्र निकालते हैं और कब्र में कुछ श्राप लिखा रहता है, तो वो इंस्पायर्ड रियल लाइफ स्टोरीज हैं। तो जब वो एक पिरामिड ढूंढा जाता है और वो किंग टुट के इधर पहुंचते हैं, जब खोदा खुदाई करी जाती है, तो जब खोद खाद के पहुंचते हैं तो उनको कब्र दिखती है, कब्र के आसपास सोना ही सोना। वो राजा लोग तो सोना के साथ ही दबाए जाते थे। 100 उनके जो हेल्पर्स होंगे, क्योंकि बोलते थे कि इटर्नल लाइफ में उधर जाके इनको हेल्पर्स लगेंगे तो यही इनकी लाश देंगी, इनकी आत्मा सोना। अब उसके अंदर ना एक गोल्डन डैगर था, चाकू समझ लो, गोल्ड का चाकू था। उसमें कुछ लिखा हुआ था उनके भाषा में, जो कुछ लोग डिकोड कर सकते थे, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट के साथ आए थे। तो उसमें लिखा था कि भाई ये श्राप है, कोई भी कब्र से इस पर्टिकुलर मम्मी को मत निकालना, निकालोगे तो तुम श्रापित हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, ऐसा करके। साइंस वाले बोले यार तो फालतू चीजें उठाओ, लेके चलो। तो 7 वर्कर्स को बुलाया, उसको उठाया गया। टोटल 13 लोगों की टीम थी, बढ़ा गया। जो 7 वर्कर थे वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए 1 साल के अंदर, ठीक है। जो साइंटिस्ट उस चीज पे वर्क कर रहा था वो पागल हो गया। जो बाकी 2 थे उनने सुसाइड कर लिया। आई गेस ऐसी स्टोरीज, और ऐसी स्टोरीज ही नहीं कहूँगा, सही बातें हमारे साउथ इंडिया के टेम्पल्स में ही बहुत है। कि बहुत सारा सोना, इधर बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट मंदिर हैं जहाँ के दरवाजे अब तक खुले ही नहीं है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर वो दरवाजे खोल दिए तो जो देश का राजा है, टेक्निकली जो भी गवर्नमेंट लीड कर रही है, उसकी लाइफ पे स्पिरिचुअल इम्पैक्ट आएंगे, और उससे पूरे विश्व, मतलब पूरे देश का विनाश होना स्टार्ट हो जाएगा। Absolutely, तो absolutely. पर उस दरवाजे के पीछे खजाना बहुत है। तो इसमें ये जो आप जिस जगह का बता रहे हैं, लोगों को कमेंट्स में पता चलेगा कौन सा टेम्पल है। प्लीज बताइए। इस टेम्पल का एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, एक व्यक्ति था जिसने मास्टर प्लान बनाया था। कि भाई मैं खोद खोद के राइट सुरंग जाऊंगा। कितना खोद लिया, ऐसा हो गया कि हमारी मशीन उसके आगे नहीं जा सकती। राइट, कर ही नहीं पाया। कभी कुछ मशीन खराब हो रही है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको वार्निंग थी कि भैया मत कर। और ये सारी चीजें ना, जो जितना भी आप पुराने पढ़ोगे, जैसे आप चांदनी चौक या ऐसे कोई भी जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत हवेलियां बनी हैं, तो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ना खजाना दबा के गए हैं, और वो इतना लॉक करके जाते हैं कि 7वीं पीढ़ी को ही मिलेगा, या 7वीं पीढ़ी के किसी जमाई को मिलेगा। तो अगर वो नहीं खोलता और कोई और खोल देता है ना, तो पीढ़ी खत्म, या फिर उनमें से राख मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि अब जाके हम इन चीजों को साइंस एक्सेप्ट करता है। एक डिफरेंट फील्ड है क्वांटम फिजिक्स करके, जो ये चीज मानता है कि जो चीज हमारी नॉर्मल फिजिक्स नहीं समझा पा रही है, वो क्वांटम फिजिक्स समझाने की कोशिश कर रही है कि एनर्जी होता है, वाइब्रेशंस होता है, ये सारी चीजों से संसार चल रहा है, सृष्टि चल रहा है। प्रॉब्लम पता है, मैं बताता हूँ क्या होता है, कि शायद हमने इसके ऑफ कैमरा बात भी हल्की सी करी थी शुरू होने से पहले, कि आज के समय में ना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले बहुत हो गए, सारे 90% हो गए। एग्जैक्टली। तो वो 1 का 10 अपने वेस्टेड इंटरेस्ट करने के चक्कर में जब वो बता रहे हैं, देखिए आज हम दोनों बात कर रहे हैं, हम इस कॉन्वर्सेशन क्या कुछ बेच रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे हैं, कुछ मेरे पास तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं है, सर्विस रिलेटेड, टेक्निकली राइट, तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट बहुत सारे लोग हैं जो अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में वो कुछ भी प्रोपोगेट करके उस चीज को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग गलत तरीके से फंस भी रहे हैं, जैसे आपने कुछ इंसिडेंट्स बताए ऑफ कैमरा, राइट। तो इस तरह से काफी सारी चीज हो रही जो लोगों का जो विश्वास करना भी चाहते हैं तोड़ देती है। आई विल टेल यू, इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हम दोनों भी हैं,
कि हम लोग क्यों नहीं बिलीव कर पाते इतनी जल्दी, क्यों हमें लॉजिक्स चाहिए और हमारे सामने हमारे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। करेक्ट। क्योंकि हम ओपन माइंडेड है, हमें एक्सप्लोर भी करना है, पर ट्रस्ट किस पे करें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को बताओ, कोई भी बड़ा टेम्पल हो, आप उस बड़े टेम्पल पे जाके एकदम से किसी पुजारी पे ट्रस्ट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना, दैट्स द पॉइंट। बिल्कुल। पर वो पुजारी सिद्ध है, और जब 100 साल बीत जाएंगे, 50 साल बीत जाएंगे, तो कोई पॉडकास्ट में 2 लोग बैठकर उन पुजारी की बात करेंगे। हाँ। पर हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे। यही होता है, सिद्ध पुरुष जब जीवित होता है तब उसकी कोई बात वैल्यू नहीं नहीं कर करता पाता है। राइट। उनके जाने के बाद हर कोई। मैं थोड़ा सा ना ओशो के बारे में, आप ओशो के बारे में कुछ सुने हैं, जाने हैं? सुना, बहुत कुछ सुना है। और आप आपका लॉजिक के हिसाब से बताओ, कैसा लगे, क्या लगा? मैं बहुत डीप में नहीं सुना, बट कुछ चीजें उनकी सुनी है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि दिमाग खोलते हैं वो। ठीक है। अब ना इस पे कंट्रोवर्सी तो बहुत हुई है। हाँ, वो ये चीज ओशो के साथ भी हुई है। ओशो जब जीवित थे तब भौचाल मचा रहे थे, उनके जाने के 30 वर्ष बाद भी आज लोग उनके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ओशो में कोई तो बात थी, तगड़ी बात थी, जो लोगों को हिलाती थी। और ओशो की बात इतनी गहराइयों से वो कहते थे कि आज भी जीवन के आप किसी भी एरिया में हो, आपको रियलाइज होता है कि यार बात तो उन्होंने तब भी सही करी थी। राइट। अब क्या होता है कि एक लॉजिकल माइंड इनको डिफाई करने की कोशिश करता है, और मैं इस चीज को अब बताता हूँ कैसे होता होगा। ओशो का एक पहला साइंटिफिक स्यूडो साइंस वाले लोग कहते हैं जी कि कहा जाता है कि ओशो ने 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी। ठीक है, 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो वो लोग बोलते कैसे पढ़ ली। हाँ। सही बात है, लॉजिकली मतलब आप और मैं भी बोलेंगे तो कैसे है कि भाई हम इधर एक किताब पढ़ते हैं, उसी में हालत टाइट हो रही है। 1.5 लाख किताब, ठीक है। तो मेरे दिमाग में भी आया, ऑब्वियस सी बात है। और फिर मैंने कुछ कैलकुलेशन बिठाना शुरू किया। मैंने ये कैलकुलेशन करा कि 10 वर्ष की उम्र से भी अगर उनने पढ़ने की शुरुआत करी है, रेगुलर 60 साल तक पढ़ रहे हैं। मैं ये भी अवॉइड कर दे रहा हूँ कि वो इतना ट्रैवल करते थे, इतने उनके सेशंस होते थे, इतना ज़्यादा बीच में जेल गए थे 12 दिन के लिए, सारी चीज़ें मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो भी मेरे को लगता है कैसे पढ़ लिया होगा लॉजिकली। और फिर चलो मैं बोलता हूँ कि बड़े एक्सपर्ट थे। अगर मैं 5 बुक के हिसाब से भी देखता हूँ तो मैं लाइफ टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया 50 से 55 हज़ार किताबें होंगी, तो भी मैच नहीं कर रहा है ना। तो फिर मैंने फाइनली, यही होता है कि मैंने बोला जब खुद को नहीं पता तो उससे पूछो जो उनके साथ रुके हैं। तो मैंने सीधे उनसे पूछा, जितने जो उनके साथ रुके हैं, जिन्होंने उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। तो और फिर मेरे को कुछ लॉजिक दिखने लग गया। देखिए हम सब, थोड़ा अब मैं पीछे जाता हूँ फिर इसको कनेक्ट कर देता हूँ कि हम सब, आप मानते हैं स्वामी विवेकानंद एक संत पुरुष थे, एनलाइटेंड बीइंग थे? बिल्कुल थे, क्योंकि उनके रिकॉर्डेड हिस्ट्रीज है, बिकॉज वो थोड़े मॉडर्न टाइम के हैं। रामकृष्ण मिशन के बारे में लोगों ने बात किया, रिकॉर्डेड है, तो उनका फोटो भी है, सब कुछ है, सब। तो इसलिए मानते हैं लोगों को कि यूथ को काफी इंस्पायर करते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत खास बात थी। स्वामी विवेकानंद जी किसी भी किताब को 1 घंटे में पढ़ लेते थे, चाहे वो 700 पेज की हो या 800 पेज की। 3 किस्से थे उनके, 2 किस्से मैं बता देता हूँ आपको। एक बार क्या होता है कि उनका एक दोस्त होता है, जर्मन होता है, जर्मन के घर जाते हैं, ठंड का मौसम है। वो देखते हैं कि एक जर्मन किताब पड़ी हुई है 750 पेज की, टेबल पे पड़ी है, एक पेन रखा हुआ वहाँ पे, 25-30 पेज पड़े हुए हैं। तो स्वामी जी जाके देखते हैं, बोले किताब है? बोले हाँ, ये हमारे देश में बोलते बड़ी बढ़िया किताब है, पढ़ रहा हूँ। बोले कैसी लगी? बोले अच्छी तो लग रही है, देखते हैं अभी क्या है। तो बोले मेरे को 1 घंटे के लिए दो ना, मैं थोड़ा साइड में बैठता हूँ, इसको मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। बोले ठीक है। 1 घंटे बाद स्वामी विवेकानंद जी आके इस व्यक्ति को कहते हैं कि भाई मत पढ़ो, फालतू किताब है, मजा नहीं आएगा, ये बस 2 लर्निंग है इधर से और कुछ नहीं। तो बोले क्यों मजाक कर रहे हो? पहली बात, ये आपके लैंग्वेज में है नहीं, जर्मन में है। और दूसरी बात है भैया 750 पेज की किताब है, मैं खुद रोज 1-1 घंटे करके ये 30 पेज पढ़ पाया हूँ, आपने पूरी किताब कैसे पढ़ ली? बोले आप कुछ भी पूछ लो। राइट। वो पेज पलटता है, जो पेज पे जो भी पूछा सब बता दिया। कैसे? बताता हूँ, मैं भी बताता हूँ, रुको। दूसरी कहानी पे आते हैं, इसी का विवेकानंद जी, फिर मैं बताता हूँ कैसे। स्वामी जी का आंसर क्या था। तो स्वामी जी का जो असिस्टेंट थे, तो वो रोज जाते थे कोलकाता की लाइब्रेरी में। स्वामी जी किताब मंगाए, बोले चलो ठीक है। 5 किताबें लेके जाता था, एक दिन जाता था, अगले दिन 5 लौटा देता था, फिर 5 लेके जाता था, फिर लौटा देता था, फिर 5। लाइब्रेरी ने एक दिन बोल दिया, बोले तुम्हारे स्वामी जी ना शो ऑफ कर रहे हैं। कौन है ऐसा स्वामी जी, दिन के 5 किताबें, वो इतनी मोटी मोटी। तो बोले स्वामी जी तो पढ़ते हैं। तो बोले अरे कभी आने बोलना, मैं देखता हूँ क्या पढ़ते हैं। बोले शो ऑफ कर रहे हैं। इसको थोड़ा डाउट हुआ, तो ये क्या करा कि ज़्यादा स्वामी जी को बोलता, स्वामी जी ऐसा थोड़ा चैलेंज आया है, थोड़ा आप जाके बात कीजिए। बोले ठीक है, साफ मन के लोग होते हैं, इनको तो क्या है। बोले जाके देखते हैं। लाइब्रेरी बोले
आपको कुछ कहना था? बोले आप पढ़ नहीं रहे हो, फालतू ले शो ऑफ कर रहे हो, रोज 5-5 इशू करके भेज रहे हो, ऐसा हवाबाजी कर रहे हो। तो मैंने बोला नहीं मैं तो पूरा पढ़ा हूँ, आप कुछ भी पूछो। तो बोले आप ये मैथ्स वाला पूरा पढ़ लिए, जो इसमें इक्वेशन है? बोले हाँ आप कुछ भी पूछो। इक्वेशन से लेके फिलोसफी से लेके साइंस, कुछ भी पूछा, पेज नंबर तक बता दिया कि इस पेज में इस पैराग्राफ पे ये वाली चीज़ है। ये भाई हाथ जोड़ दिया, स्वामी जी कैसे? स्वामी जी बताता हूँ, अब आखिरी कहानी फिर बताता हूँ कैसे। तो स्वामी जी का जो असिस्टेंट था इसके पहले, उसको उस समय पे एनसाइक्लोपीडिया एंटार्क्टिका ये बहुत चलती थी, इतनी मोटी मोटी वॉल्यूम्स होती थी। तो 11 वॉल्यूम्स की चलती थी, 12 वॉल्यूम्स, 11 या 12 वॉल्यूम्स की चलती थी। तो ये बड़ा एक्साइटमेंट में बोले इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, ये तो किसी के पूरे जीवन बीत जाएगा तो भी नहीं सीख सकता। तो ये चल के जाता है, स्वामी जी ये देखो 11 वॉल्यूम्स है, इसमें तो पूरी जिंदगी किसी की निकल जाए। स्वामी जी बोलते 10 वॉल्यूम तो मैंने अभी तक पढ़ लिए। तो बोले क्या बात करो? बोले हाँ 11वीं दे दो पढ़ लूंगा। तो बोले 10 पढ़ लिए। उसने भी कुछ भी पूछा, सब बता दिया। तो लोग हैरान हो गए कि स्वामी जी 7.5, स्वामी विवेकानंद जी 750 पेजेस की किताबें 1 घंटे में कैसे पढ़ते हैं? तो उन्होंने एक चीज कही, द एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को इस लेवल पे बढ़ा दो तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हो। उन्होंने एक रूल बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जो आज के समय पे हार्डली कोई कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अगर 12 वर्ष तक आप सेलिबसी, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचार, अगर अडॉप्ट करते हैं, आप किसी भी नॉनवेज का सेवन नहीं करते, आप दारू का सेवन नहीं करते 12 वर्ष तक, और ध्यान करते हैं, तो आपके अंदर कुछ इस प्रकार की शक्तियां आ जाएंगी जो लोगों को अलौकिक लगेगी, बट वो आप सभी के अंदर है, एक्टिवेट नहीं करते। अब आप एक लॉजिक देखना, सिंपल सा लॉजिक। यंगस्टर्स काफी लोग चीजें अचीव करते हैं आजकल, काफी इंटरनेट के चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी आप देखोगे एक मेंटल मेच्योरिटी और एक करियर मैसिव स्पाइक, मैक्सिमम बिलियनर्स मिलियनर्स का आता है 40 के बाद। 30 के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने शुरू होते हैं, धीरे धीरे डिप होता है। बाय 38-39 इट इज ऑलमोस्ट एट द दिस थिंग। ठीक है, इट डिपेंड्स, क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो गई है। पहले वाले 45-50 तक जाता था, आजकल कुछ लोग तो 20 में मैं देख रहा हूँ 20-25 में डिप हो रहे हैं, क्योंकि दे आर टेकिंग पता नहीं क्या क्या चीजें ले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो डिप हो रही है। सो बेसिकली द सेक्सुअल इंटरेस्ट, आप देखोगे हार्मोनल ये चीज है, सबसे ज्यादा पीक पे होता है 13 से 18 की उम्र में। फिर और थोड़ा सा एक सैचुरेशन लेवल आता है टिल द एज ऑफ 24-25। तभी इधर भी बोलते हैं शादी जल्दी कर लो, ये सारी चीजें कर लो, क्योंकि फिर आपका स्पर्म काउंट गिरेगा, लड़कियों का भी वैसा चीज होगा। एंड देन स्लोली वो ड्राइव आपका स्लोली नीचे जाने लगता है। तो स्वामी विवेकानंद जी भी जो कहना चाहते थे, एक तरीके से वो कह रहे थे कि सेक्सुअल इंटरेस्ट आप छोड़ दो। और आप देखो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी लोग एक पीक सक्सेस की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका माइंड फिर वो सेक्सुअल थॉट्स की तरफ नहीं लगा पड़ा है। दे आर सैटिस्फाइड, दे आर डन विद ऑल दोस थिंग्स। राइट, एब्सोल्युटली। सो नाउ दे हैव अ क्लैरिटी अराउंड दिस थिंग कि जीवन में क्या करना है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो जब ट्रेनिंग करते हैं ओलंपिक, सब रोक देते हैं, तो वो सब रोक देते हैं। तो लॉजिक है इस चीज पे, जो वो चीज कह रहे हैं, क्योंकि आपके दिन भर अगर आप सिर्फ सेक्सुअल थॉट सोच रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। बट हाँ, क्या होता है, ये मेरे को एक ऋषि जी ने ही समझाया कि बोले लाइफ में बड़े मजेदार चीज है। एक्चुअली ओशो के भी ये कहना है, बताइए। ओशो कहते हैं कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सप्रेस मत करो, क्योंकि अगर सप्रेस करोगे तो आप एनलाइटेंड नहीं हो पाओगे। राइट, क्योंकि आप वही सोच रहे हो। एग्जैक्टली, आप खुल के जितना है जो है सब खत्म कर दो, जितना है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको 100 दिन तक लगातार 3 बार सिर्फ पूरी सब्जी खिलाऊंगा, आप खुद भाई अब जिंदगी में नहीं खाना। एक बीच में जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्विक क्वेश्चन, आपने ऑफ कोर्स सेक्स किया होगा, राइट? क्या सवाल? जस्ट आस्किंग, काट देंगे इफ यू डोंट वांट। नहीं ठीक है, बट कुछ सोच रहा था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई थी। हैव यू एवर फेल्ट लाइक कि 2 तरीके से सेक्स होता है, एक होता है सिर्फ सेक्स करें, एक होता है इमोशनल सेक्स किया, जो पार्टनर के साथ आप टोटली इन हो। अब ये नहीं पूछूंगा कि इमोशनल सेक्स क्या है, अब डार्क पे आ गए। इमोशनल सेक्स क्या है, सिर्फ सेक्स क्या है। आई वांट टू नो कि जब आपने सेक्स किया, अगर वो इमोशनल रहा है और जिस भी इंसान के साथ किया, या फिर आप सेक्स के बाद सोए ना हो और आपने दिमाग चलाना स्टार्ट किया हो, तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ होता है। दिस इज ट्रू। और अगर इमोशनल सेक्स किए, तो आप जिस भी पार्टनर के साथ हो उसके साथ डिस्कशन करो, तो वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का पॉजिटिव और
एक्चुअल डिसीजन होता है जो आप कर नहीं पाते हो कभी भी। प्रॉब्लम आज के समय में सबसे ज्यादा है, सेक्स इज एक्चुअली अ वेरी गुड टूल, राइट। आप स्पिरिचुअल के बेसिस पे भी देखोगे, इट्स अ ब्यूटीफुल टूल। मैं तो क्रिया ही भी बता सकता हूँ। ये अब ये डार्केस्ट हो रहा है, बट मैं बता रहा हूँ क्यों, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग सेक्स सिर्फ हवस के कारण कर रहे हैं। और I also been through that। एक वो टीनेज आती है ना, जब आप फैप करते हैं, सब करते हैं, हार्मोनल लेवल्स आर एट अ पीक एंड ऑल। तो सेक्स जब आप एक हवस की नजर से कर रहे हो, तब आप पूरा, जब आपका सेक्स खत्म हो जाता है, उसके बाद सामने वाला लड़का इस दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है, राइट। You have wasted your energy, the core crux energy. क्लैरिटी है वहाँ। Exactly. And आपको पता है, अब जान के लोगों को हैरानी होगी, there are some people who have attained enlightenment just through sex. तंत्र विद्या में भी बात की जाती है। मैं वही बता रहा था, बहुत सारे। और एक तंत्र में होता है सेक्स, एक सात्विक तो नहीं बोलूंगा, बट एक ध्यान सेक्स, अगर आप समझ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वो चीज अचीव करते हो ना, तो आप अपने पार्टनर के साथ इनो मैसिव एग्रेशन, मैसिव सब कुछ, प्लेजर सब पीक पे, और आप 1 घंटे तक बने रह सकते हो। बट और इसी पे ये टॉपिक कहां से कहां चले गया। बट आपको एक और चीज इंटरेस्टिंग बताता हूँ, राइट। क्या बोलूं, #experience पर पता। आई वांट टू टेल एवरीथिंग, बट मैं बता नहीं सकता यार क्या। नहीं, चलो, मेरा एक दोस्त है कल्याण, उसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। बताइए। बाहर ही बैठा है, चाय अब हलाल है तू। बताइए। अरे यार, बीप कर देंगे, बीप कर देंगे, सब बीप कर। अच्छा, नहीं बीप नहीं करेंगे। हाँ। मेरा एक दोस्त बाहर बैठा है, राइट, उसका नाम है कल्याण, राइट, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस तक तो आप पहुंचे। नहीं, चलो इंटरेस्टिंग नहीं, मैं एक लॉजिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। नहीं, आप पहले इंटरेस्टिंग बताइए। ये इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है कि जब दो, कहां से कहां टॉपिक जा रहा है। That's a don't talks. That's actually a don't talks। यहाँ यही होता है। Anyways, when we are, अच्छा, हम वैसे भी क्लाइमैक्स तक पहुंच रहे हैं, अब तो जरूरी है। देखो, हम भी तो दे रहा होता। हम बहुत वाइज है, तो हम कंटेंट में भी तो हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो गाइस, रोलर कोस्टर देंगे कहां से शुरू होके कहां, बट ठीक है, दिस इज आल्सो पार्ट, राइट। इस पे ना एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं 2 चीजें नोटिस करवा रहा हूं, और ये जितने लोग देख रहे हैं इस चीज को नोटिस करना। जब आप सेक्स करते हो, सेक्स में इफ यू आर, 2 बॉडीज आर इन कनेक्शन फॉर मोर देन 7 minutes, ट्रांसफर ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन ऑल्सो स्टार्ट्स टेकिंग हैपनिंग, राइट। अर्थ ये है, इसलिए कहा जाता है, अब आपको समझ में आएगा, इट्स नॉट कि आपको सेक्स प्रोस्टिट्यूट के साथ इसलिए नहीं करनी चाहिए रेगुलरली, इट्स नॉट रॉन्ग, बट व्हाट आई एम सेइंग इज आपको इसलिए नहीं करनी चाहिए कि भाई आपको बीमारी हो जाएगी। सी, यू कैन हैव प्रोटेक्शन एंड यू कैन सेव योरसेल्फ, नथिंग इज रॉन्ग। यस, पॉइंट इज वेयर यू वांट टू बी। एब्सोल्युटली, कहां पहुंचना चाहते हो। एंड देन यू डोंट नो दैट अननोन पर्सन आपको किस तरह की एनर्जी, बिकॉज आप भी ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। इट्स लाइक पॉजिटिव आयंस उधर जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, बिकॉज शी इज फ्रस्ट्रेटेड विद हर लाइफ, शी इज प्रोबेबली विलिंग टू कमिट सुसाइड। आपके अंदर वो वाइब्रेशन आ रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी ये व्यू कर रहे हैं, आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी लोगों के दोस्त ठरकी होंगे जो इधर उधर मुंह मार रहे होंगे, दे आर डूइंग सेक्स एवरीवेयर, और वो जब ये कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो अपने इंटरनल स्पिरिचुअल को कितना ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। सो सेक्स इज नॉट बैड, द इंटेंशन विद विच यू आर डूइंग दैट, दैट डिसाइड्स। तो एक चीज बहुत मैंने लोगों से भी सुनी है एक्सपीरियंस में, कि जब आपका सेक्स हो रहा है एंड आपकी बॉडी एक वेसल है, ठीक है, आपकी बॉडी एक वेसल है, 2 वेसल्स हैं जो आपस में आ रही है। लेट्स से एक वेसल स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व्ड है, लेट्स से योर, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस आपने काफी चीजें, आई एम नॉट सेइंग परमात्मा है, बट हाँ बहुत सारी चीजें करिए। एंड लेट्स से दूसरी एंटिटी है जो इतनी स्पिरिचुअली वो एक्टिव नहीं, फिजिकली फिट है, सब कुछ सही है। यू वुड नोटिस कि वंस यू हैव दैट मीटिंग थिंग, विद इन few days, few time, this person wouldn't feel that good. सामने वाले को अपनी बॉडी को लेके भी गिल्ट हो जाएगा। Exactly. Because they are not able to take up. Right. Vessel is not able to take. आप सोचो, इस ग्लास में जो हमारे पास ग्लास है, इधर तक पानी ये कर लेगा, इधर तक, इसके बाद क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, राइट। या फिर इस ग्लास की कैपेसिटी नहीं है 1 डिग्री के बाद गर्म पानी झेलने की। अगर मैंने ऐसे रखा हुआ है और मैं एक गड्ढे से मैं करे जा रहा हूँ, गर्म पानी हो सकता फट जाए ग्लास। एंड दिस इज वाई, I mean, you need to understand, and ये हमारे
जब शिव जी की भी बात करते हैं तो तंत्र में बात हुई है, उल्लेख हुई है, और बहुत अच्छे से हुई है. Exactly. Like you'll not feel creep. प्रॉब्लम ये है हमारे देश में सेक्स को टैबू बना दिया है. हाँ. अरे भाई हमारा ही देश है जहां पर मंदिर है, राइट, मूर्तियां हैं जो क्लियर डिपिक्ट दिखा रही है. कामसूत्र है. कामसूत्र हमारी धरती से आई है. Right. और हम उसी को देख के हंसते हैं, बोलने से कतराते हैं. वाई? और इसी चक्कर में ये सप्रेशन और ये चक्कर में हमारे देश में रेप्स हो रहे हैं. हमारे इसी चक्कर में लोगों को पता ही नहीं है एग्जैक्टली करना क्या है. लाइक ये नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये ऐसा है कि एक बच्चे जिसके पास पूरी तरीके से समझ नहीं है, आपने उसको रिवॉल्वर पकड़ा दिया. एग्जैक्टली. और इसीलिए क्या हो रहा है, ये सारे बच्चे आज के समय पे पोर्नोग्राफी देख रहे हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगा के खुद को अंडर एस्टिमेट करके बहुत सारी चीजों में, बिकॉज वहां पर जो दिखा रहा है दे डोंट नो कि पॉर्न में जो बंदा सेक्स कर रहा है, बंदी सेक्स कर रहा है, किस तरह के वो ड्रग्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स लेके क्या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, राइट, कितने रीटेक शूट, क्या सारी चीजें हो रही है. दे नॉट हैविंग प्लेजर डूइंग. दे आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड पीपल. एग्जैक्टली. तो वो ये चीज नहीं समझ रहे कि वो क्या. और बट आप देखो कि काफी सारे न्यूज़पेपर में केसेस आते हैं, बीवी पुलिस कंप्लेन कर रही है क्योंकि मेरा पति मुझसे गंदे गंदे चीज करा रहा है, गंदे गंदे वीडियो देखता है और कुछ भी कराता है, मेरे को इसके साथ नहीं रहना है. तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट अंटिल अनलेस इट्स नॉट प्लेजरेबल फॉर बोथ द एंटिटीज, राइट, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू इन द लॉन्गर रन. राइट. और अगर आप इसको बहुत वाइजली अपने पार्टनर के साथ अलाइन करके कर सकते हैं, लाइक एक जो I'll not say spiritual because वो थोड़ा क्लीशे साउंड करता है, बट एक वाइज सेक्स, एक इंटेंस सेक्स जिसमें आप बहुत चीजें समझ के कर रहे हैं, उससे बेटर कुछ भी नहीं है. Absolutely. और अगर आप दोनों इन हो जाते हुए, दोनों की एनर्जीज वहां जाती है, तो 1 घंटा भी मैं कम बता रहा हूँ. एक और इसी में मैं एक और फाइनल ऐड कर दूंगा. हाँ, 1 घंटा भी कम. इट कुड गो लाइक आपको वो सब वाइग्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंपल सी बात है. जो बोलते हैं ना कि सुबह होने ना दे टाइम से. हाँ, बस वही होगा. एंड इसमें एक और चीज है कि जब इस प्रकार का किसी भी, एक सिंपल सी चीज है कि एक लड़का और एक लड़की जब इस लेवल पे सेक्स करते हैं, जब वो एक दोनों में एनग्रॉस्ड हो गए विद दैट फीलिंग, अटैचमेंट, इमोशन, तो असली सेक्स वो सेक्स होता है जो करने के बाद आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि ये भी करना था, वो भी करना था, ये भी नहीं था. परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं है. यस, यू फील रिलीव्ड. इट हैपेंस ऑटोमेटिकली. ग्रेट, सेक्सी, परफेक्ट. सो आई विल जस्ट सम अप, क्योंकि इनको निकलना है, और आप प्लीज कमेंट में इनको डांटिएगा कि आपने क्यों वरुण भाई को इतना कम टाइम दिया. एंड देखिए, ये बस एक ही टिक लगा है, टॉपिक्स इतने सारे थे. सो बट विल कंटिन्यू. अगर आप इनसे रिक्वेस्ट करें, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट पे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, पर आपकी रिक्वेस्ट पे आएंगे, तो प्लीज कमेंट करके बताइए. थैंक यू सो मच. आखिरी सवाल मेरा सबसे यही रहता है, आपसे पूछूंगा, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका नॉन टॉक्सिक एक्सपीरियंस? यार अमेजिंग. एज अ होस्ट यू आर वंडरफुल. आई कुड सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन. एंड या कृष्ण जी की कृपा है आप पे, तो बिल्कुल फीलिंग इज म्यूचुअल. वेरी सून विल ट्राई टू मीट एंड 100%. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत मजा आया. बिल्कुल.